देखा था कि किस तरह से एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं हम, और किस तरह डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है फॉर द इन्फेंट्स, टॉडलर्स एंड द अर्ली प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। एंड इन एवरी स्कूल, प्री स्कूल, इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम इंडोर और आउटडोर दोनों एनवायरनमेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें सो एज टू मीट द और cater the needs of the preschool children and the primary grade learners. So in the block 1 हमने planning the physical environment किया था. Today we will do the block 2. I will share the screen with you. Okay, just a moment. Just a moment. Can you see it? Yes, ma'am. Okay. So today we will start with this block 2, MCD 004, Organization and Management of Early Childhood and Foundation Stage Education Programs. जो लोग कल नहीं आए थे उनको मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि कल हम लोगों ने ब्लॉक 1 किया था, जिसमें वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट हाउ टू प्लान द फिजिकल एनवायरनमेंट। हम किस तरह से उसे प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, और किस तरह हम उन एनवायरनमेंट को डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बनाएं फॉर इन्फेंट्स, टॉडलर्स एंड द अर्ली ग्रेड प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। सिमिलरली उसी के अंदर हमने ये भी देखा था कि हमें आउटडोर एनवायरनमेंट जो एक प्री स्कूल में होना चाहिए उसके लिए क्या क्या रिक्विजिट है और किस तरह से हम उनका फ्लोर प्लान को प्लान करेंगे। बट दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक 1। सो आज हम ब्लॉक 2 करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग अर्ली ईयर्स एजुकेशन। नाउ हियर इन दिस ब्लॉक, बिकॉज वी नो दैट स्कूल के अंदर हम सब चीज़ों को प्लान कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, बट बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो विच इज़ द मैनेजमेंट। ना मैनेजमेंट के बिना हम एक स्कूल को प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकते, एंड देर इज अ नीड टू हैव स्किल्स, यू नो, डिफरेंट स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है जिस तरह से हम स्कूल को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक मैनेजर को या एक जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनको करनी पड़ती हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो, वो चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टाफ हो, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या आपकी जो है इवैल्यूएशन वाला पार्ट हो, या आपका जो है बजट रिलेटेड चीज, जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब हमें मैनेजमेंट के अंदर देखनी होती है। Now, first of all, we will see what do we understand by the term management. Today, I have to complete these two blocks, so I will do little fast. तो आप लोगों ने, मैंने कल बोला था वैसे थोड़ा बहुत आप पढ़ के आइएगा, बट फर्स्ट आई विल फिनिश, एंड उसके बाद में आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मी। नाउ मैनेजमेंट जो है, इट मीन्स इट्स एन एक्ट ऑफ रनिंग एनी ऑर्गेनाइज यूनिट by making effective use of available resources. It is also understood as the art of getting things done by and with people. Because we know that कि in school or in any setting, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, हमें उसको चलाने के लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है। एंड वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, बट जो जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिवली यूज़ करना, it is an art, and doing the things in a proper way and with the help of the proper people, उसको हम in short कहते हैं मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट की बात एजुकेशनल सेटिंग्स में करते हैं तो उसको हम एजुकेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं एजुकेशनल सेटिंग की, यानी कि एजुकेशनल स्कूल, जिसके अंदर हम बस सब चीज़ों को मैनेज करते हैं ना। स्कूल इंचार्ज, या जिसको आप कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं,
उनको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान या मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि क्या एजुकेशन या हमारा क्या करिकुलम है, वेदर इट इज़ अपडेटेड और नॉट। फिर उसके अलावा हमें जो हमारे इंस्टीट्यूट या एजुकेशन या स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग स्टाफ हो, चाहे वो आपका हायरिंग स्टाफ हो या आपका टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उन्हें मैनेज करना। देन आपकी जो इनकम है या एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करने के लिए हमें वी हैव टू मैनेज दैट ऑल्सो। एंड हमारे को जो बिल्डिंग या जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, उसके अंदर भी या उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल आउटसाइड एक्सटर्नल बिल्डिंग ही नहीं है, बट द अदर थिंग्स विच आर देयर इन द स्कूल, like आपका playground, everything needs a maintenance. So all these four aspects are important to be covered in an organization, or sorry, in the management of the preschool. Now we know that teacher जो है at an early stage, foundation stage education की हम बात करें तो she has to manage many aspects like implementation of the program, क्या हमने जो प्रोग्राम प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करना, बट एट व्हाट लेवल, लाइक उसे हम ब्रेक कर सकते हैं वीकली में, डेली में, सो दैट इज टू बी लुक्ड आफ्टर बाय देम। जस्ट अ मोमेंट, अभी नहीं रह सकते, क्लास ले ली 2 घंटे की, व्हाट्सएप कर देना, मैं बात व्हाट्सएप कर दूँगा। And second is to manage the people, how to manage the various people which are there in the school. So how do we manage them? Then manage the classroom. So all these things are to be done by a teacher in a school. Now this is just a basic understanding about the management cycle which is being shown here. You can see it in the diagram, okay, how it happens. So if you can see this diagram, you can see that it is a continuous process that involves the key functions of, so these are the 4 steps in planning, in management: planning, organizing, decision making, and monitoring. So here you can see all these things: planning, organizing, monitoring, and decision making. So all these aspects, yeah, all these steps are related to the मैनेजमेंट। सो इफ यू सी दैट कि एक चीज अगर प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल है, प्लानिंग इज डन इन अ वेरी वेल वे, you will be able to organize the things what you have planned in a better way. And if you have organize कर देने से हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है, we have to monitor it also, and monitor करने के बाद में then it is further required for further planning and implementation. So the next step, which is decision making, is required after completing this. So once you plan, once you organize, monitor, and decision making, in the end you have to take a feedback from the monitoring system so as कि हम नेक्स्ट टाइम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें और उसके अंदर हम आगे जाके जो हमने प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन में हम जो मिस्टेक कर रहे हैं वो हम ना करें। हियर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट इज द प्लानिंग। सो प्लानिंग कि अगर हम डिफाइन करें डेफिनेशन, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स and identifying the actions to be taken in a given period of time to achieve these objectives. In short, मैं आपको इस तरह से इसको समझा सकती हूँ कि जब कभी भी हम प्लानिंग करते हैं किसी भी इसी सेंटर को लेकर या स्कूल को लेकर, तो हमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि मैं सपोज ये कहूँ मुझे ओवरऑल एनुअल करिकुलम ही प्लान करना है पूरे साल का, मुझे टीचर्स जो हैं वो किस तरह के मुझे टीचर्स हायर करने हैं जो मैंने जो प्लान किया है करिकुलम उसको वो जो है डिवाइड कर सके इन द वीकली प्लान, इन द मंथली, देन वीकली एंड देन डेली शेड्यूल, और किस तरह से वो एक्टिविटीज़ आगे क्लासेस में कराएं। सो दिस इज समथिंग विच इज अब इसको एक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं जो हम पहले तैयार करते हैं। नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि प्लानिंग करने वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके टारगेट ग्रुप क्या है, क्योंकि टारगेट्स बहुत क्लियरली होगा तभी आप उनको उनके हिसाब से उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड अप्रोप्रिएट करिकुलम प्लान करेंगे। सेकेंड है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स एंड चॉइसेस। सो वंस
आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा टारगेट ये है और मुझे इसे अचीव करना है, बट उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो टारगेट आपने अचीव किया है इसको हम किस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, एंड यू हैव टू सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स or the choices you have made. Now, like here only they have given an example कि अगर the age group of the children to be enrolled in center is क्या है, फिर क्या क्या सर्विसेज हमें उन्हें देनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए वो सेंटर खुला रहेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, एंड अदर ग्रुप्स किस किस को हम केटर कर सकते हैं या हमें करेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन वी हैव टू कमिट द रिसोर्सेज. बिकॉज आप प्लानिंग कर रहे हैं, हम प्लानिंग हमें फैक्चुअल करनी है, एक्चुअल करनी है. हम कोई भी प्लानिंग हाइपोथेटिकल नहीं कर सकते कि मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है पर मैं ये प्लान कर रही हूँ और मैं अचीव करूँगी. नो, यू हैव टू सी वॉट एवर फर्स्ट यू हैव एंड वेदर यू कैन आप उसको अपने सेंटर पे ला सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, तभी आप उसको एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज उस प्लान को आप ना करें. फिर आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन करने. यस, ये प्रोस और कॉन्स में मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया. प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है कि इसके फायदे और नुकसान क्या है. आप कोई भी ऑल्टरनेटिव, हाँ, आपने कोई सपोज आपने ये सोचा कि मैं इस प्लान को इस तरीके से करूँगी, है ना. मैंने ये सोच लिया कि मैं तो है ना ये फीस का मैं इतना रखूँगी, या फीस को मैं किस, या एडमिशन ही सिंपल ले लेते हैं. मैंने एक क्राइटेरिया दे दिया कि मुझे एडमिशन मेरे स्कूल में कराना है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकती हूँ क्या, क्या मैं माउथ टू माउथ करूँ, या मैं कुछ भी नहीं करूँ. तो हर जो आप ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं इनके फायदे और नुकसान देखने पड़ेंगे. कई बार हम कहते हैं ना कंसेशन फीस में दे देंगे, तो आप फीस में कंसेशन दे रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई इसका हमारा इंप्रेशन गलत तो नहीं जाएगा या सही तो नहीं होगा. तो एवरी प्लान वॉट एवर यू मेक, वेदर इट इज सिंपल और वॉट एवर इज देयर इन योर प्लानिंग, उसको हमें देखना पड़ेगा कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं. क्योंकि प्लानिंग अगर आपकी प्रॉपर हो गई ना, ये फर्स्ट स्टेप, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा. सो यू इट इज मोर ब्रेन स्टॉर्मिंग थिंग which needs a lot of thinking. तो दिस इज वाई वी से कि इसके लिए फिर हमें एक टाइम सेट भी करने की ज़रूरत है कि भाई आपने प्लान तो कर लिया, आपको प्रॉपर ये देखना पड़ेगा कि इसको मैं कितने दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ, कितने टाइम फ्रेम में ये टॉपिक हो जाना चाहिए, कितने दिन में ये काम होएगा. क्योंकि मैंने कहा कि मुझे एक स्कूल ओपन करना है फॉर एग्जाम्पल, बट स्कूल ओपन करने के लिए पहले मुझे बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो देखनी है. फिर मुझे आप कहें मैं तो सितंबर अक्टूबर में स्कूल खोलूँ, सो दैट प्लानिंग इज नॉट विल नॉट बी वर्केबल. क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आप स्कूल खोलेंगे तो वहाँ पे तो आपको एडमिशन्स ही नहीं मिलेंगे. हमको एडमिशन्स को केटर करना है तो हम कब प्लान करें. मैं तो ये चाहूँगी ना मार्च से ही मैं पब्लिसिटी शुरू कर दूँ और अप्रैल से एडमिशन लेने लग जाऊँ, तो मार्च में रजिस्ट्रेशन होगी. तो बेसिकली हमें हर चीज़ की इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है सो डैट आपका जो टाइम फ्रेम में जो चीज़ें आपने सोची हैं आप उसे टाइमली कर सकें. एम आई क्लियर? यस मैम. ओके. नाउ नेक्स्ट इधर इन्होंने टाइप्स ऑफ प्लान बनाए क्योंकि हम कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स प्लान करते हैं स्कूल के अंदर, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जो हम 1 महीना 2 महीने के अंदर जिन्हें हम कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल कि भाई हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स को जनरली शॉर्ट टर्म प्लान्स में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव कर सकें विद इन द टाइम फ्रेम वी हैव मेंशन. ना प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए आपको ये देखना है कि प्लान हमेशा कोलैबोरेटिव हो. क्योंकि आप अकेले एक स्कूल के प्रिंसिपल हो तो आप सोच लो कि मैं अकेले ही बना लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है. ये इट इज़ ए कोलैबोरेटिव थिंग बिकॉज यू हैव टू टेक एन आइडिया फ्रॉम ऑल दोज हु आर अराउंड यू, चाहे वो आपका टीचिंग स्टाफ हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे आपके कोई एडवाइजर्स हो, तो उन सब का आप इसमें कंट्रीब्यूशन दीजिए. सेकेंडली इट शुड बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो बिकॉज प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जिससे कि हमारे जो बीच बीच में अगर मुझे लग रहा है मैंने सपोज कुछ प्लान किया बट हो सकता है बीच में कोई इंटरप्शन आ गया, मैं नहीं कर पा रही उस चीज़ को, तो हमें उस प्लानिंग को में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है
कि ये नहीं कि जो सोचा था वही करना है, नहीं तो हम 1 महीने तक कुछ नहीं करेंगे. नो, यू कैन चेंज योर प्लान. सपोज शुरू में मैंने किया कि मैं तो फीस जो है ना मैं स्कूल की इस यहाँ से फंड कर सकती हूँ, या इस तरीके से मैं अपनी इनकम करा सकती हूँ. अगर वो प्लान नहीं चल रहा मेरा, तो मैं उसको लेकर नहीं बैठ सकती. आई हैव टू थिंक समथिंग एल्स. सो इट नीड टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो. Now this they have explained that avoids wastefulness. आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी. आप प्रिपेयर कर सकते हो जो अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस आगे आएंगे. फिर यू कैन इट हेल्प्स यू टू मॉनिटर जो भी काम आपने प्लान किया है उसको मॉनिटर कर सकते हैं. नाउ आफ्टर वंस यू हैव डन द प्लानिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑर्गेनाइजिंग. Now, this organizing refers to the formal grouping of the people and activities to facilitate the achievement of the organization's objectives. क्योंकि हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी हमने प्लान किया है उसको हमें अचीव भी करना है, बट किस तरीके से हम उसे अचीव करें. तो हमें उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें जिनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन दिस प्रोसेस. In this step, identifying the specific jobs, group or clustering jobs of a similar nature, decide which groups of the people will do this job, defining reportive relationship. Now, आपके पास जब आप कोई स्कूल या कुछ भी चीज़ खोलना चाह रहे हैं, तो आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ वर्क होते हैं. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेशन, कुछ आपके हेल्थ से रिलेटेड, कुछ आपके फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ आपके टीचिंग से रिलेटेड. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि क्या क्या काम मुझे करने हैं. फिर एक जैसे कामों को ग्रुप करिए. फिर उन जैसे एक जैसे कामों को आपको ये देखना पड़ेगा कि ये काम मैं किसको दे सकती हूँ, कौन लोग इसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे. और फिर हमें ये भी देखना होगा कि हम उनसे किस तरह की रिपोर्टिंग लेंगे. मतलब बिकॉज काम दे देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है ना. यू हैव टू सी कि हु इज गोइंग टू एंड हाउ दे आर गोइंग टू रिपोर्ट यू बैक. So in this way you have to decide about the organization, and each individual in the department needs to know that who or she is directly working with and is taking orders. Because if they don't know that who is taking their orders and आप किसको accountable हो, तो कोई भी काम अपने तरीके से नहीं करेगा. So it is required that कि अगर एक hierarchy जो हमारे organization में होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि हमें पता हो कि हमें नेक्स्ट किसे रिपोर्ट करना है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेप. देन द नेक्स्ट स्टेप इज द मॉनिटरिंग. नाउ दिस मॉनिटरिंग, इसका मतलब है कि हमको ये इंश्योर भी करना होगा कि जो एक्टिविटीज़ जो हमें विच आर बीइंग परफॉर्म्ड, क्या जो हमने प्लान किया था, क्या जो हमने सोचा था, क्या वो एक्टिविटीज़ हमारे प्लान के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है. एंड देन द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली इसमें यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं टू मीट द प्लान एक्टिविटीज. सो दिस प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग दे गो हैंड इन हैंड, बिकॉज कोई भी प्लान सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता इफ देर इज नो मॉनिटरिंग सिस्टम. मॉनिटरिंग सिस्टम का काम ही ये है कि वो बार बार में ये चेक करता रहे कि प्लान सही तरह से चल रहा है नहीं चल रहा, या करेक्ट डिसीजंस हमने लिए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के टाइम. So this is the next. The next is the decision making. It is also said to be the foundation skill for the management, because every person who is working within the organization have to take some decisions and keeping in mind their role. So whatever role is given to an individual in an organization, they have to make certain decisions. Now decision making जो हम करते हैं, always it between the 2 or more possible actions. सो एक स्कूल के अंदर सपोज एक हेड ऑफ द ईसी सेंटर है और एक प्राइमरी स्कूल है, लाइक एनी अदर मैनेजर. सो हाउ टू मेक डिसीजंस डेली, क्योंकि हमें डिसीजंस डेली छोटी छोटी चीज़ों के भी लेने पड़ते हैं स्कूल के अंदर, और कुछ बड़े डिसीजन भी लेने होते हैं. सपोज देयर इज अ डिसीजन रिलेटेड टू द कन्वेंस पर्सन, दैट द पर्सन इज नॉट कमिंग प्रॉपरली ऑन टाइम, तो हम उसके लिए अब क्या डिसीजन लें. पैडागोजी जो हमारी स्ट्रेटजी है, पहले हम ये करते थे लेकिन अभी ये वर्केबल नहीं हो रही, तो अब हम क्या करें. अब हमें आज ये मटेरियल की ज़रूरत है, अब इसके लिए हम क्या नेक्स्ट स्टेप उठाएं. तो ये सब चीज़, सपोज कोई फर्नीचर या कोई आइटम ख़राब हो गया, अब इसको हम किस तरह,
तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे. So decision making is an important aspect and underlines each of the three processes of management. So this means that if there is a good management, involves making good and timely decisions. So if you can see that ये चारों जो अपने पार्ट्स हैं इसके मैनेजमेंट के, so they all are related to each other and they all are important also, because if any one of these step is not properly planned or not done or conducted, तो आप नेक्स्ट स्टेप को सक्सेसफुली नहीं कर सकते. जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का. अगर प्लानिंग हमने प्रॉपर तरीके से नहीं करी तो आप आगे जाके उसको ऑर्गेनाइज और मॉनिटर नहीं कर सकते. सो whenever you start working with the preschool or if you feel आपका प्लान है कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो प्लानिंग में सबसे ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट important step to be done. Okay. Now next is your हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमें रेगुलरली चेक करना पड़ता है स्कूल के अंदर. जैसे कि मैं बहुत डिटेल में नहीं दूंगी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज टू बी डन. लाइक सपोज फैसिलिटी मेंटेनेंस. ना व्हाट देयर आर सो मेनी फैसिलिटी थिंग्स रिलेटेड, लाइक स्कूल में जो होती हैं टॉयलेट्स है, हैंड वॉश बेसिन है, क्या ये प्रॉपरली चल रहे नहीं चल रहे, ये आपका एक सिस्टम होता है, एक जो हमें रेगुलर जो है रेगुलरली इनको चेक करना पड़ता है कि ये अगर ख़राब है तो हम इन्हें इंश्योर करें कि ये ठीक हो जाए. क्लीनिनेस होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. इसके लिए हमें स्कूल के अंदर ही देखना पड़ेगा कि बच्चों का जो एक रूटीन टास्क होता है कि आते वक्त या जाते वक्त कोई रिस्क तो नहीं है, क्या हैवी ट्रैफिक तो नहीं है. ट्रैफिक रिलेटेड चीज़ हम इसमें एक देख सकते हैं. ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, लाइक वही हम जो कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बच्चों का जो बस रूट है वो कुछ और उस कंडक्टर ने या बस इंचार्ज ने चेंज कर दिया हो. सो वी हैव टू डिसाइड अपॉन द थिंग्स कि वो जो रूट्स हमने उसे एलोकेट किए हैं जिस रूट में, क्योंकि ये सब चीज़ें सेफ्टी रिलेटेड है और हम इनके थ्रू इनके अंदर अगर कुछ गड़बड़ कहीं से हो रही है तो वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन. Then next is your setting up and ensuring adherence to the time schedules. हमें जो चीज़ें हमने टाइमली सोची हैं, साइन करी है, जैसे कहा जाता है स्कूल के अंदर टीचर्स के लिए होता है टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे स्टूडेंट्स बच्चों को नोटिस देना, टाइम पे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करा देना, टाइम पे कोई ऑफिस रिलेटेड वर्क है जो हमें करना है, रजिस्टर्स जो टाइमली हमें सबमिट करने हैं. तो ये सब चीज़ें टाइमली हो कि नहीं रही है, ये हमें रेगुलर चेक रखना है. फिर स्टॉक सप्लाईज एंड मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें जो है अपने स्टॉक से रिलेटेड होती है. क्या आपके पास सफिशिएंट स्टेशनरी है, सफिशिएंट बुक्स है, सफिशिएंट आपके पास जो है सप्लाईज है, मतलब जो वॉट एवर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू स्कूल, इनका स्टॉक रजिस्टर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें प्रॉपरली ये चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है. फिर उसके बाद में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एक स्कूल के अंदर हमारी जो इनकम है दैट इज़ फ्रॉम दी फीस एंड एक्सपेंडिचर जो है हमारे उस फीस के थ्रू ही हम मेंटेन करते हैं. तो वी हैव टू सी जो, क्योंकि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली के पेटी कैशेस बहुत होते हैं. पेटी कैश का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे. कि सपोज हमें सपोज कुछ एकदम परचेज करना पड़ा विच वॉज नॉट देयर इन द बजट, बट वो लेना पड़ा तो हमें करना पड़ा. सपोज मुझे कुछ जेरोक्स 10 कराने थे, 20 कराने पड़े, या मुझे किसी का प्रिंट आउट लेना पड़ा, तो उन सबको हम पेटी कैशेस कहते हैं, जिसके अंदर हमारा इस तरह के छोटे छोटे कर्जे जो हम डेली स्कूल के अंदर हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, वो एक अलग अकाउंट बनता है. उसके अलावा जो हमारी इनकम है वो सब हम उसके थ्रू मैनेज करते हैं. Then next important thing in a school is the records and the register. Now there are various records which are there in the school जो एक ऑफिस स्टाफ को मेंटेन करना पड़ता है. जैसे कि आपके
एडमिशन रिकॉर्ड्स, हर बच्चे का एडमिशन फॉर्म, उससे रिलेटेड चीज़ें, फिर स्कूल में कैलेंडर वाइज क्या क्या चीज़ें होनी हैं, फिर उसके अलावा जो टीचर्स मेंटेन करती हैं अटेंडेंस रजिस्टर, फिर क्या क्या प्लान्स उन्होंने करे, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, देन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लाइक फ्री रिसिप्ट्स की सारी बुक्स रहती हैं, कैश बुक्स। एक सेकेंड जस्ट now next is the stock register. स्टॉक रजिस्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सारी चीज़ें जो स्कूल में अपने स्टॉक में रहती हैं, चाहे वो चॉक हो, चाहे आपका फूड मटेरियल, बुक्स, क्रेयॉन्स, ये सब का रजिस्टर मेंटेन। देन स्कूल कैलेंडर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट स्कूल में होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना एनुअल फंक्शन है, या दिवाली सेलिब्रेशन है, या कब कब पीटीएम होनी है, या टीचर्स की ओरिएंटेशन कब होने हैं। सो ऑल दीज डेट्स आर प्लान इन एडवांस। देन एडमिशन रजिस्टर्स, जो मैंने आपको बताया वो प्लान रहना चाहिए। देन अटेंडेंस रजिस्टर, देन पर्सनल रिकॉर्ड्स, देन अटेंडेंस रजिस्टर, देन कैश बुक, health records and academic records. So these are the various records which are to be kept in mind. इनमें से आपको कुछ पूछना हो बताइए, नहीं तो हम आगे जाएं। Okay. Now next comes your personal management. Now personal management की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हो बहुत हाई क्वालिटी का हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर किसी को एक प्रॉपर असाइंड जॉब दें, उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली उन्हें डिफाइन करें, क्लियर सुपरविजन हमारे पास सिस्टम हो, हमारे पास एचआर सिस्टम बहुत अच्छा हो, और हम प्रोफेशनली जो है हमारे टीचर्स को जो है अपडेट करते रहें अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट पेडागोलॉजिकल अप्रोचेस, सो दैट हमारे स्कूल के अंदर हम ये कह सकें कि मैं अपना स्कूल को रन कर रही हूँ विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द लेटेस्ट करिकुलम। क्योंकि आप पुरानी चीज़ को ही अगर बार बार कहेंगे नहीं पहले मैम बुक ऐसी थी, मैंने ऐसे पढ़ा तो अब आगे वैसे, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि विद टाइम चेंजेस अकर्स। तो हमें भी वो टाइम टू टाइम अपने आप, टीचर एक बार नहीं, टीचर ने एक बार पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि टीचर नहीं पढ़ेगी। एवरी डे शी हैज़ टू लर्न हाउ इट इज़ टू बी डन। सो दिस इज इफ द टीचर हैज़ दिस अप्रोच, देन ओनली यू कैन वर्क प्रॉपरली। ओके, देन नेक्स्ट इज योर, इसी में हमारा एक पॉइंट है स्टाफिंग का। ये सारी चीज़ें जो हमें स्कूल में जो एक मैनेजमेंट करता है, राइट, और उसके लिए हम डिवाइड करते हैं काम को। सो एक स्टाफिंग करना एक बड़ा काम है, कि रिक्रूटमेंट करना कि भाई मुझे किसको लेना है, ऐड देना है, मुझे किसको सेलेक्ट करना है, किसका मुझे जो है किसको मुझे अप्रेजल देना है, यानी अप्रेजल का मतलब होता है कि हमें किसको आगे जाके प्रमोट करना है, और उनका क्या हमें सैलरी में चेंजेस लाने हैं, या हमें एफडीपीज करानी है हमें स्कूल के अंदर, या ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है, ये सब जो है स्टाफिंग में आता है। नाउ एक स्कूल के अंदर जो कॉमन पोजीशंस है यहाँ पे दी गई हैं, जैसे मैनेजर, head of the center, head teacher, teachers and helpers. Now this we can see commonly in every school कि इस तरह की हायरकी होती है कि एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे टीचर्स होते हैं, और फिर उसके नीचे हेल्पर्स होते हैं। सिमिलरली यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, एक मैनेजर, अगर एक छोटा स्कूल है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि हर टीचर के साथ हेल्पर की होने की ज़रूरत है। इफ़ यू कैन सी इन द आंगनवाड़ी जो अपना ICDS के अंदर है, आप वहाँ देख रहे हैं एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, उसके अंदर ये तीनों काम करते हैं, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज देयर। हियर अगेन यू कैन सी द मैनेजर, अगर एक बड़ी EC सेंटर है तो हेड टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जहाँ एक अलग अकाउंटेंट होता है, और हेड टीचर के अंदर टीचर्स काम करते हैं एंड द हेल्पर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर इन द स्कूल। नाउ इन सब की स्टाफिंग करने का मतलब ये है कि इनका सिलेक्शन करना, इनकी सैलरी डिसाइड करना, वो सब काम एक हायर अथॉरिटी का होता है स्कूल के अंदर। नाउ हियर यू कैन सी दिस, एक अर्ली प्राइमरी ग्रेड स्कूल के अंदर
जो हम अभी बात कर रहे थे ऊपर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड द टीचर. सो दिस इज जनरली द स्ट्रक्चर इन द अर्ली प्राइमरी ग्रेड, एंड हियर यू कैन सी दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर इन अ प्री स्कूल. लाइक ये सारी, ये 4 कैटेगरीज है. एक छोटे प्री स्कूल है तो उसके अंदर एक यही होगा. आंगनवाड़ी में हमारा ये होता है, अगर आंगनवाड़ी बड़ी है या ईसीएस सेंटर बड़ा है तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग का तरीके से काम करता है. और एक टीचर जो है, हेड टीचर का काम है इन सब टीचर्स को मैनेज करना, उनका करिकुलम या अदर रिलेटेड थिंग्स. फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी ग्रेड स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट है आपकी स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस. हम क्या क्या, जब हम स्टाफिंग करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं. फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट. फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आगे फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे कितने एनरोलमेंट होंगे, मेरे सेंटर में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे. तो उसके हिसाब से हमें टीचर स्टूडेंट का रेशियो देखना पड़ता है. उसी के हिसाब से हमें टीचर एंड सपोर्ट सिस्टम का स्टाफ देखना पड़ता है. देन नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट, कि हमें रिक्रूटमेंट जो है वो हमें, आई मीन इट्स रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट, कि हमें किस तरह का जॉब, आई मीन किस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है और क्या जॉब उसका प्रोफाइल होना चाहिए, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करना. फिर रिक्रूटमेंट की इसके इस स्टेप के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है सेलेक्ट करना, जिसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे स्कूल, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे आपका प्री स्कूल हो, ईसी सेंटर हो, अकॉर्डिंगली हम एक सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर कि वेदर वो जिस पर्सन को आप सेलेक्ट कर रहे हो और जिस डेसिग्नेटेड जॉब के लिए आपने उसे लिया है, क्या उसके लिए वो अप्रोप्रिएट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर एप्टीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स, कॉम्पिटेंसी एंड अदर थिंग्स. देन हम उनका फिर प्लेसमेंट कराते हैं, क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना अलग एक सिस्टम होता है. सो देयर इज नीड टू ओरिएंट द न्यू स्टाफ व्हेन दे जॉइन द स्कूल. फिर उनका आता है रेन्यूमरेशन, कि हमें उन्हें किस तरह से रिवॉर्ड देना है, क्या सिस्टम है, क्या हम हर साल उन्हें इतना % इंक्रीमेंट देंगे, क्या देंगे, इस तरह से हम उसका डिसाइड करते हैं रेन्यूमरेशन. देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग स्टाफ, जहाँ हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि टीचिंग स्टाफ का मतलब ये नहीं है कि वो बस एक बार पढ़ लिया और उनका काम हो गया और वो स्कूल में टीचर की तरह पढ़ाते रहेंगे सालों साल. नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके अंदर हमें, जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, उन्हें टाइम टू टाइम हमें वर्कशॉप्स, ओरिएंटेशंस अटेंड करने के लिए भेजा जाएगा, या हमें स्कूल में किसी रिसोर्स पर्सन को बुला के हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि वो अपडेटेड हो विद द लेटेस्ट करिकुलम एंड पेडागोजिकल अप्रोचेस. यानी कि क्या आज भी हम पुराने तरीके से ही पढ़ाएं, क्या अब ये जैसे हम आजकल आप लोगों ने सुना होगा टर्म्स पीयर ट्यूटोरिंग, जो है फ्लिप क्लासेस, हाइब्रिड क्लासेस, ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि क्या हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं ना, तो वो हमें अप्रोचेस हमें अडेप्ट करनी पड़ेगी इफ इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम. देन क्या, क्योंकि कई बार पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं, तो उसके लिए भी द स्कूल नीड टू बी अवेयर कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी नई अपॉइंट की है फॉर योर चिल्ड्रन ऑफ योर एज. फिर आपको कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ भी आपको यू नीड टू अडॉप्ट, बिकॉज अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है, इफ़ यू आर चेंजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द डायरेक्टर टॉप डाउन अप्रोच टू मोर कोलैबोरेटिव, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से स्कूल या कुछ भी नहीं चलाया जाता है. देयर इज़ ए नीड ऑफ कोलैबोरेटिव टेक्निक्स और अप्रोचेस so that we can get an holistic approach. Now, these are the various ways by which we can provide the professional growth. न्यूज़लेटर के थ्रू, पीयर टू पीयर लर्निंग, एक्सचेंज विजिट्स, इधर उधर जाने से, दूसरे स्कूल जाने से, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग. देन आप कुछ उन्हें encourage incentives दे सकते हैं टाइम टू टाइम. Then teachers can also be encouraged to become the member of the other academic bodies, यानी कि आप किसी अदर
सेमिनार या कॉन्फ्रेंस कोई स्कूल रिलेटेड हो रही तो वहाँ जाके आप एक रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं. सो वी शुड encourage the teachers also, for their professional growth, because if they are not known, if they don't go here and there, and if they are not updated, they won't be able to run the school in a new updated way. तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. देन नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि स्टाफ मेंबर्स की जो परफॉर्मेंस है वो असेस करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. अब ये कुछ पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं कि जिनके बेसिस पर आप उन्हें असेस कर सकते हैं. उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इफेक्टिवनेस, देयर डेवलपमेंट, देयर सिलेक्शन, वैलिडेशंस, देन प्रमोशंस, रिन्यूमरेशन. सो ऑल दीज थिंग्स कि अगर कम्युनिकेशन है तो हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है उसके जिससे कि हम एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू आप एक सुपरवाइजर को you can communicate them to the subordinates that I expect this from you, so that they will also develop an understanding कि भाई if it is to be done, then they will be able to they will be appraised definitely. मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, क्योंकि अगर आप किसी को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दिस टीचर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, so that teacher should set as a model for the other teachers. Because अगर हम किसी को भी अप्रेज नहीं करें, हम कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, तो the things will run in the same pace. So time to time हमें ये सब भी एक it is a part of the management, you can say. Then next is your supportive supervision. Supervision is again a very important part of an organization, because we know that कि अगर कोई भी ओवरसी मतलब कोई भी जो है हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं स्कूल में, अगर उसे टाइम टू टाइम नहीं देखा गया या अनदेखा कर गया तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे. सो देयर इज़ अ नीड दैट देयर इज़ अ सुपरवाइजर इन एवरी स्कूल, and that plays a very multiple roles, like apne ensures the performance of the subordinates at work to achieve. वो ये देखेंगे कि किस तरह का जैसे आंगनवाड़ीज में हमारे जो सुपरवाइजर्स ही हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं अभी, so they actually act as a mentor to their staff, and it is their role to build a very good relationship with their colleagues, with their subordinates, एंड टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करें, सपोर्ट करें, एडवाइस करें, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि सुपरवाइज करेंगे हम उन्हें तभी वो लोग भी अपने परफॉर्मेंस पे काम कर पाएंगे. सो दिस इज टू बी डन रेगुलरली. एंड फिर उसके बाद में है कि किस किस तरह के सुपरविजन है. तो यहाँ इन्होंने बता रखा है जैसे प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव फीडबैक. नाउ इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड that कि एक सुपरवाइजर जो है he should use his position, because he is heading a higher position. like हम देखते हैं ना, जैसे ICDS आप लोग गए प्रोग्राम के अंदर, आप लोग आंगनवाड़ी विजिट करे गए होंगे, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है सेंटर्स हैं उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स जो है एक एरिया के अंदर होते हैं, वो सारे सुपरवाइजर के अंडर होते हैं. तो सुपरवाइजर का काम है कि उन्हें टाइम टू टाइम प्रेस करे, जाके उन्हें मॉनिटर करे और फिर उन्हें बताए कि क्या अच्छा था. हमेशा it should not be like this कि we always criticize them. We have to focus on their positive points and the negative points also, so that they can work on to all these areas. Now to become a good mentor, the supervisor should have all these things, because if देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन सुपरवाइजर का, बिकॉज दे हैव टू हैव अ गुड पेशेंस, एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए. दे शुड बी एम्पैथेटिक, नॉट सिंपैथेटिक. दे शुड बी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, और उनको वो सुने और उनकी प्रॉब्लम्स पे कोई एक्शन भी ले, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सो दैट हम उनको solution to their problem ka. Plus we have to, the supervisor has to promote the learning, coach and motivate also
to their subordinates. So these are the various roles. The next important role is of the leadership. Again, it is the quality to head the institution or the other organization, because एक effective organizer या manager जो भी होगा या leader जो होगा, they will focus on the growth of the organization. डे टू डे फंक्शनिंग सारी चीज़ों को वो देगा. अब ये कुछ लीडरशिप स्किल्स के कुछ स्किल्स हैं जो उनमें होने चाहिए. विजन, यानी कि आगे क्या होगा उसके बारे में उन्हें एक क्लियर विजन होना चाहिए. एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए. दे शुड बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई भी चीज़ को शुरू करने में हमेशा रेडी रहना चाहिए. दे शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न द एडवाइसेस और द ओपिनियंस फ्रॉम द अदर्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट. He should be or she should be good in delegating the work to the others. ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. जो भी हायरार्की आ रही है, मतलब काम करते करते एक लीडर के अंदर, he should not मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं सबसे ऊपर हूँ, तुम मेरे नीचे हो, तुम मेरे नीचे हो, इस तरह का एनवायरनमेंट ना करके he should create an environment of a team leadership, team membership, or we can say a we culture. Then he should be flexible, creative, and appreciate. एक second, बंद कर देना please. Then he should be able to. He should be flexible enough and creative, and always appreciate the diversity and difference in other things also. हर चीज़ की knowledge अगर उनके पास है, तभी एक अच्छा एक लीडर आप बन सकते हैं. ना स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि यही चीज़ें नहीं है, इसके अलावा हमें मैनेज हम केवल बच्चों को ही नहीं करते. स्टेक होल्डर्स आपके बच्चे भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं उन बच्चों के, एंड टीचर्स भी हैं, और हेल्थ बेनिफिशरीज भी हैं. तो हमें इन सब के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जिनका काम होता है कि वो इन सब चीज़ों पे काम करें. लाइक पेरेंट्स के साथ, व्हेन प्राइमरी स्कूल के टीचर्स या उन मेंबर्स के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हम स्कूल में दे रहे हैं. सो देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन विद द हेल्थ फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट ऑल्सो. देन ग्रीवांस, अगर बच्चों की या पेरेंट्स की कोई कंप्लेन आ रही है तो उसको किस तरीके से एड्रेस करना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी हमारे इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर. Then next, organizational development and continuous quality improvement. Here again, this is the organizational development, यानी कि एक organization के अंदर जो already established है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को promote करना है. Like promote a culture of learning, then striving to make the center or early center as a center for excellence, because जब तक हम इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं कर सकते. आप अपना प्रोफेशनली अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं करे तो भी कोई फायदा नहीं है. देयर इज नीड टू हैव अ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ यू, and of your organization. If all these three work together, then only you can be a successful, and then only you will be able to develop your organization. Otherwise you can't do this. Okay, now this is all about this. Now the next unit is about funds. Now एक स्कूल के अंदर, चाहे वो प्री प्राइमरी हो चाहे अर्ली प्राइमरी हो, फंड को रेज करना, बजटिंग को प्रॉपर, मनी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ना किसी भी स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं थ्रू विच वी कैन रेज द फंड्स. फीस, वी नो दैट कि हम बच्चों से जो फीस लेते हैं वो गवर्नमेंट सोर्सेज अगर कुछ हैं उनसे हमें कितना मनी फंड हो सकता है. कुछ ट्रस्ट जो होते हैं वो लोग भी स्कूल्स को फंडिंग कर देते हैं. कुछ फाउंडेशंस यानी एनजीओज या कुछ हों वो फंड कर देते हैं. फिर कुछ सीएसआर के अंदर हमें कुछ मिल जाती है, जैसे कुछ फैक्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज ये कुछ हैं वो लोग कुछ कर देते हैं. कुछ इंटरनेशनल डोनर्स कैन आल्सो हेल्प यू आउट. देन इंडिविजुअल डोनर्स भी आपको मिल सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस फंडिंग सिस्टम, यू नो, जो एक स्कूल को जहाँ से मनी मिल सकता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ऑल दीज. दीज आर द मेजर फंडिंग एजेंसीज. नाउ यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस के नाम दिए गए हैं जो हमारे इंडिया में जो पॉलिसीज या चलाई जाती हैं. लाइक राजीव गांधी
National Crèche Scheme for Children of Working Mothers. So this is for the working mothers, and it is the crèche which is run for the 6 months to 6 years of age, and these are the various facilities which are provided under this scheme. Then here you can see uh, दिस इज जस्ट अ सैम्पल गिवन कि क्या क्या चीज़ों में हमें एक किन किन चीज़ों में हमें जो है ज़रूरत पड़ती है मनी की, और कौन से हमारे रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग खर्चे हैं एक स्कूल के अंदर. Now these are the various things which are required in the daycare center. Then another which is run is the Disha Early Intervention and School Readiness Program. Now this Disha works for the children with disabilities. Now under the National Trust Act and Autism, CP, Intellectual Disability, all these can work under this Disha. अगर आप जयपुर से हैं तो आपने देखा होगा जयपुर में भी एक दिशा का सेंटर खुला हुआ है जो विच केटर्स द नीड्स ऑफ द स्पेशली differently able children. So these are the heads on which we need the amount, and how many times in a year we need the amount, it is also mentioned. It is just a sample for you to just go through it. Then Sarva Shiksha Abhiyan Grants is another program which is run by the government of India, जिसको हम SSA कहते हैं. Again, this program is for the children of 6 to 14 years of age, which is a fundamental right. And this Sarva Shiksha Abhiyan grants, it gives the grants to open the new school in those areas where there is no schooling facilities, because we want to strengthen the school infrastructure in our country. So they provide the money or the fund to open up these educational stuff. Attention please, all heads or additional heads of Department of Science are required to reach NJSE at 3 p.m. sharp per weekend. I repeat, all Sorry. heads or additional heads of Department of Science are required to reach NJSE at 3 p.m. sharp per weekend. Thank you. Okay. Now this is all about this. Then budget का एक सिंपल मीनिंग बताया, क्योंकि एक जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि प्लानिंग के अंदर हम एक बजट को भी लेते हैं, क्योंकि बजट जो है एक सिस्टमेटिक, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर हमारे स्कूल की इकोनॉमी या हमारी घर की हम एग्जांपल लेंगे, अगर इकोनॉमी हम प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू अचीव आवर गोल्स. क्योंकि आपने सपोज मेरे पास बजट था 50 लाख का और मैंने 50 लाख का ही प्लान बनाया, लेकिन मुझे पता चला कि 2 महीने या कुछ स्कूल में होता है कि बच्चे फीस टाइम पे नहीं दे पाते, फीस लेट हो गई है, तो मेरे पास इतना एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए, या तो मैं उस फंड के बिना काम चला लूं, और नहीं तो हमें जो बजट है वो इस तरह से बनाना है कि हमारे पास जो है कि हम जितने बजट मैंने बनाया उसमें मैं अपना काम तरीके से कर सकूं. ये नहीं कि मेरा बजट तो है कम और मैंने खर्चे कर दिए ज्यादा. सो दिस इज नॉट टू बी डन, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड कि आप ये भी कहते हैं कि मेरे पास उधर से फंड आ जाएगा, इधर से फंड आ जाएगा, बट नो, यू हैव टू बी 100% श्योर, देन ओनली यू शुड टेक अ फर्दर स्टेप. देन जितना ज्यादा हो सके आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आप मैक्सिमम यूज करें. देन achieve the objectives which you have mentioned. Then these are the various points in the budgeting. I am not repeating it. Then budget of the child care center का अलग होता है. Like कुछ खर्चे हमारे फिक्स होते हैं, कुछ खर्चे हमारे फिक्स नहीं होते हैं. हमें एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में हमें उन्हें डिवाइड करना होगा. Then these are the various things in the budget. Okay. So here you can see an example of this. एक चाइल्ड केयर सेंटर है, उन्होंने एक बजट अपना बनाया है. एस्टिमेटेड इनकम, भाई मुझे कहाँ से इनकम मिलेगी, है ना. तो ये आप देखिए, ये सारे इनकम के एरियाज हो गए. एक्सपेंसेस मेरे कहाँ होने हैं, यूटिलिटीज में, फैकल्टी की सैलरी में, सप्लाईज में, फूड कॉस्ट में, मार्केटिंग में. अब टोटल आप एक्सपेंस निकाल लो, टोटल आप इनकम निकाल लो. एक्सपेंस और इनकम के बीच में हमारा जो है जो गैप होगा, अगर कम है तो मतलब हमारी इनकम जो है वो अगर हमारा सपोज वही मतलब अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो हमारे को प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम है तो हमें लॉस है. तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस expenditure and the income
so that आप एक स्कूल को रेगुलरली लंबे टाइम तक चला सके. Okay, so this is all about the budget. Then teachers. This unit is about the teachers of pre-primary and the early primary graders. Now, you know that there is a difference between the teachers of pre-primary and the early primary grade teachers. You know, क्योंकि अगर हम देखें कि teachers which are working with a very young, you know, with a very young, I mean, teachers जैसे प्री स्कूल टीचर जो है और एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है, उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि प्री स्कूल टीचर हैज टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग द टीचिंग एड्स, पेडागोलॉजिकल अप्रोचेस, बट एक प्राइमरी ग्रेडर के लिए वो चीजें हम जरूरी नहीं करें. देन देयर आर अदर वेज, अदर थिंग्स टू डू इट. नाउ देयर आर सर्टेन स्टेजेस, इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं which the teacher has to go. Now these are the survival, consolidation, renewal. Now survival, then maturity. मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ. सर्वाइवल का मतलब है कि टीचर ने जैसे ही ज्वाइन किया स्कूल को, तो उसके लिए स्कूल ज्वाइन करना आसान नहीं है, बट अगर वो उस जो भी उसको काम दिया गया उसको आसानी से कर रही है तो वो सर्वाइव कर जाएगी. कंसोलिडेशन का स्टेप बाद में आता है. जब वो एक सर्वाइव कर लेती है, उसके बाद में 1-2 साल बाद टीचर को जो है अब सब चीजें समझ में आ गई है. नाउ शी विल बी एबल टू डू द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. रेनुअल का मतलब है नाउ टीचर जो है अब स्कूल क्लासरूम्स के अलावा और भी कुछ काम कर सकती हैं, क्योंकि कई बार कुछ काम जब हम ऑटो मोड में कर लेते हैं ना कि हाँ ये अच्छे ही तो हो जाएगा, अच्छे ही तो हो जाएगा, तो फिर उनको हम और कामों में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. फिर एक स्टेज आती है जब टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं और उनको आप और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम है वो आप दे सकते हैं. Now, these are the certain roles and responsibilities of the teachers. Like teachers को बड़ा एक जो है अपना टोन एक मीडियम लो रखना पड़ता है, सॉफ्ट रखना पड़ता है, and she should be very careful in using her verbal and non-verbal gestures. टीचर की बॉडी लैंग्वेज, उनका कम्युनिकेशन, उनका फेस, उनका पिच बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड के बिहेवियर को समझने के लिए. सिमिलरली टीचर्स का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है. एंड व्हेन शी इंटरैक्ट विद द चिल्ड्रन, एंड यू नो इंटरैक्ट करते करते साथ आपको क्लास को भी मैनेज करना है, तो वो नॉलेज, वो स्किल, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, वो स्किल सब एक टीचर में होनी चाहिए. She should be a good planner also and should be able to evaluate her planning, her curriculum, whatever she has done, so that she can improve. Then she has to maintain the various record also regularly, like कि एक एक बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट का रिकॉर्ड या उसका नोट या उसकी चेकलिस्ट या टीचर के खुद के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं डेली, जैसे पेरेंट्स से कोई एप्लीकेशन आ रही है या कोई कंप्लेन आ रही है या जो भी है, इन सब का रिकॉर्ड द टीचर हैज टू मेंटेन. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द टीचर हैज टू कीप हर सेल्फ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस, मतलब चिल्ड्रंस व्यू. शी कैन नॉट, टीचर सेंट्रिक टेक्निक्स हम यूज नहीं कर सकते, हमें चाइल्ड सेंटर टेक्निक्स ही यूज करनी पड़ेगी. Now these are the organizing. अब ये essential attributes दिए हैं of the teacher. She should be well aware. She should have positive attitude. She should be sensitive towards the child's needs. Then she should have a good confidence, जिससे कि वो बच्चों को relax कर सके, उन्हें समझ सके. She should be flexible. ऐसा ना हो कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी. No, she should always be flexible and listen to and listens to other. She should be child centered also. Then cultural competency भी होनी चाहिए कि हम ये ना कहें हम कुछ culture biased ना हो. The teacher should handle the children from all the different backgrounds in the same way. Then she should be concerned towards the physical and the mental health of their teachers, of their children also. The teacher should have a knowledge and the skills about these things. So these are the various domains, knowledge and the skills. आप इस चार्ट को बाद में देख सकते हैं आराम से.
Then a certain ethics are there which are related to the teacher. टीचर को जो हमें फॉलो करना पड़ता है एज अ टीचर कि मैं आपको रेस्पेक्ट दूं, एंड मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि हर चाइल्ड, जैसे कई बार टीचर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्या है ये बच्चा समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं, इसको समझ ही नहीं आ रहा है. नो, यू कैन नॉट डू दिस. यू हैव टू बिलीव दैट each child is unique and you have to teach him or understand that child in the same way. Now, so these are the certain things. Then professional development. मैम Yes. मैम ये अर्ली प्राइमरी क्लासेस में स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं। Primary class, primary graders. नहीं, इसमें था डिफरेंस बिटवीन टीचर्स प्राइमरी एंड अर्ली प्राइमरी। कौन से पेज में बोल रहे हो आप? जो ऊपर था ना टॉपिक डिफरेंस हाँ. एक सेकेंड. हाँ, अर्ली प्राइमरी ग्रेड टीचर एंड प्री प्राइमरी. प्री प्राइमरी तो आपका प्री स्कूल हो जाता है, और अर्ली प्राइमरी ग्रेड्स में आपके वो आ जाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड जो हम क्लासेस की बात कर रहे हैं. जैसे हमारा वो होता है ना प्ले ग्रुप, नर्सरी और LKG वगैरह जो ग्रुप्स होते हैं वो तो हमारे इसमें आ जाएंगे प्री प्राइमरी में. हाँ, और बाकी हमारे प्राइमरी में आ अर्ली जाएंगे. प्राइमरी में ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, क्योंकि आपके वही है ना, पूरा वही तो आप पढ़ रहे हो. ओके. So just go through all these which I have already covered. Then कुछ ये professional affiliations हैं which are working in the field of ECE, AECD. आप भी इसके member बन सकते हैं. They used to conduct the various activities related to the early childhood development. बहुत सी activities ये लोग कराते रहते हैं. Sorry, workshop है, seminars हैं. आप as a teacher इन्हें attend कर सकते हैं. Then एक ECA association है, then ARNEC है, नेक है. ये सब चीजें आप इनके मेंबर आप बन सकते हैं. एंड बिकॉज ये लोग टाइम टू टाइम जो है अपने कुछ न्यूज लेटर्स, पब्लिकेशंस, एक्टिविटीज कराते रहते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी अपडेटेड विद द न्यूअर थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द टीचर्स ओनली. ये चीजें हम बार बार रिपीट है वहीं पर. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर्स इज द developmentally appropriate guidance of children in a group settings. Okay. Now here, in this, first of all, developmentally appropriate guidance का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि adults and childrens के अंदर adults always holds the authority. So adults का जो काम है वो क्या काम है कि वो एक बच्चे को पॉजिटिवली गाइड करे, उसके बिहेवियर को पॉजिटिव भी करे और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट उसको गाइड भी करे. लाइक हम चिल्ड्रन को, जब हमारा काम क्या है, बच्चा स्कूल में आया है तो मेरा काम है कि उस बच्चे को मैं डीमोटिवेट ना करूं. आई हैव टू फोकस ऑन हिज पॉजिटिविटी, और जो नेगेटिविटी उसके अंदर है उसको मैं रिमूव करूं और एक पॉजिटिविटी उसके अंदर इंकलकेट करूं और उनका सेल्फ एस्टीम को मैं हाई कर सकूं. देन सिमिलरली हम एडल्ट्स और चिल्ड्रन के बीच में कोलैबोरेशन की भी जरूरत है. लाइक वी कैन नॉट से दैट कि हमें मतलब वी कैन नॉट बी बायस्ड यू नो इन डीलिंग विद द चिल्ड्रन कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या इस बच्चे को मैं ज्यादा फेवर करूं, इसको ना करूं. यू हैव टू गिव अ रिवॉर्ड टू एवरी चाइल्ड एंड यू हैव टू गिव अ रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ सम. जैसे स्कूल में आप देखते होंगे रिवॉर्ड्स टीचर्स देती है, एक स्टार बना के, एक टॉफी देकर या कुछ इस तरह का रिवॉर्ड देती है. पनिशमेंट भी हम उनको फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं. पनिशमेंट यू कैन गिव भी कि तुम चलो तुम यहाँ इस चेयर पे बैठोगे आज, या आज तुमको ऐसे ही रहना है, आज तुम्हें हम ये नहीं देंगे, बट वी कैन नॉट फिजिकली पनिश देम. So these are the certain things by which we can do the collaboration with them. Now these are certain strategies for managing infants in a group. Now stranger anxiety का भी सुना है आप लोगों ने? What is a stranger anxiety and separation anxiety? कभी सुने आपने terms? यस मैम. What is this? मैम इन्फेंट्स को होता है कि किसी स्ट्रेंजर को देख के वो रोने लगते हैं. हाँ. फिर
कंफर्ट फील करते हैं। और सेपरेशन एंजाइटी के जिन जैसे उनकी मम्मी दूर चली जाए तो दे फील सेपरेशन एंजाइटी। Yeah. So in the beginning, जब इन्फेंट छोटा होता है 6, 7, 8 महीने का, 8, 9 महीने का, तो उसको किसी भी अननोन को देखकर उसे डर लगता है। एंड ये हम बात कर रहे हैं कि अगर हम डे केयर सेंटर या हम क्रैच में हो, तो वहाँ पे जो भी केयर टेकर हो, उसको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है कोई बच्चा स्ट्रेंजर को देख के ना रोता हो सकता है कुछ बच्चा एक्सेसिवली रोता हो, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से कौन सा बच्चा है। सिमिलरली वी हैव टू डेवलप एंड बॉन्ड विद द चाइल्ड। दो स्टाफ वहाँ पे केयर टेकर है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग सच ग्रुप, बिकॉज हम बार बार वहाँ पे स्टाफ को चेंज भी नहीं कर सकते। यू हैव टू हायर द स्टाफ विच विल रिमेन विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इन्फेंट्स के साथ बॉन्डिंग, ट्रस्ट एंड कंफर्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे हम यही बात कर रहे हैं कि उन्हें आप एडिक्वेट फिजिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करिए, फिर आप जैसे बच्चा रो रहा है, इन्फेंट स्पेशली, तो आप एकदम से रिएक्ट करें। आप जो भी उसको केयर टेकर है वो कंटिन्यूस लंबे टाइम तक रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इन्फेंट्स के साथ जरूरी है, बिकॉज they need more bonding, they need more attachment, they need more support. So if it is there in the early years, then they will develop a positivity in them. Respecting infant, वो तो we know that कि चाहे वो infant हो चाहे child हो, they all have to be considered as a individual and we have to respect whatever they are doing, but you have to deal them in your own way. अभी टॉडलर्स के लिए, क्योंकि टॉडलर्स बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, इन्फेंट से थोड़े ज़्यादा समझ उनमें आ जाती है, तो उनके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उन्हें उनको इंडिपेंडेंस के लिए हम उनसे कुछ एक्टिविटीज़ कराएं या हम उनको इंडिपेंडेंट होने दें एंड ट्राई टू मेक लर्न देयर कंट्रोल ऑन देयर देमसेल्व्स। सो दिस इज अबाउट द समथिंग विच वी कैन डू, क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत नो करते हैं। आप देखोगे स्कूल के अंदर किसी भी चीज आपने कहा ये करना है, बोलेंगे नो, कहेंगे नो, तो नो को यस में कन्वर्ट करना is the work of the teacher. How you can divert their attention, how you can do the things in which they are interested, how you can develop a trust with them, because the toddler need to be groomed, need to be equipped into an independence. तो हमें उनकी उन चीजों पे ज़्यादा फोकस करना है। No, these are all about, if you go through them, you will be able to understand this. ये कुछ डिफिकल्ट बिहेवियर्स बताए गए हैं, जैसे नेल बाइटिंग है, टेम्पर टेंट्रम्स हैं, ये कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो हम इन एज के बच्चों में देख सकते हैं, जैसे बेड वेटिंग है। सो हाउ वी कैन मैनेज देम। So this block is all about this, how to do all these things, how to manage these things only. So you just go through them, and if you have any problem, just let me know. तो आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं लर्नर्स? नहीं तो मैं नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करना चाह रही हूँ, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट विथ अस। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो मैम। एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी, जब आप लोग आप इसके असाइनमेंट्स होंगे, आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे ना, स्टूडेंट जोन में, वहां पर आपको इस पेपर से रिलेटेड असाइनमेंट्स मिलेंगे। उन असाइनमेंट्स को आप डाउनलोड करिए और उनमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़िए, और वाइल रीडिंग दीज बुक्स आप उन क्वेश्चंस को, आंसर्स को समझने की कोशिश करिए। और जब हम असाइनमेंट्स करेंगे तो उस टाइम पे आपको असाइनमेंट्स को कॉपी नहीं करना है, आपको असाइनमेंट्स को अपने वर्ड्स में लिखना है। बट हम एक बेस कहीं तो लेंगे, तो बेस हम इन बुक्स में से ले सकते हैं, बट अगर आप उसमें लगता है कि नहीं आई कैन गिव एन एग्जाम्पल, तो आप वो सब कर सकते हैं। एंड डोंट कॉपी द असाइनमेंट्स ऑल्सो विथ ईच अदर। ओके, now this is the third block, which is the last block of this MCD 004. Now this block is about the parental and the community involvement.
ना हमें अभी तक हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से हमें एक जो है एक ईसी सेंटर को खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ का एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, वहाँ का मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, वहाँ पे बजट हमारे पास है कि नहीं है, किस तरह के लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इन सबको हमने प्रॉपर्ली स्कूल को भी चला लिया। लेकिन अगर हम पेरेंट्स को या कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने करिकुलम में या अपने स्कूल में, तो आपका कोई भी जो ईसी सेंटर है वो प्रॉपर्ली रन नहीं कर सकता। क्योंकि एक चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो बिना किसी, क्योंकि कोई भी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं कितना भी क्लास में एक बच्चे को पढ़ा लूँ, बट विदाउट द हेल्प ऑफ द पेरेंट आप उसको पूरी तरह से नॉलेज या से इक्विप नहीं कर सकते। सो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पेरेंट्स और द फैमिली विद द चिल्ड्रंस ग्रोथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल है जहाँ पे पहले इतना फोकस नहीं किया जाता था। पहले आप देखते होंगे स्कूल में क्या होता था, एक पेरेंट टीचर मीटिंग हो जाती थी, बस उस पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते थे साल में एक बार या साल में 3 बार, उसके अलावा हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते थे। बट नाउ दिस हैज बीन चेंज। नाउ हमें चाहते हैं कि पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करें रेगुलरली। अब किस तरह से हम इन्वॉल्व करें, वो अलग अलग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, लाइक जैसे न्यूज़ लेटर्स के थ्रू आप उन्हें बच्चों के वर्क को टाइमली उन्हें भेजते रहिए, या पेरेंट्स अगर उनमें कोई स्किल्स हैं तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ आप कोई ग्रुप डिस्कशन रख सकते हैं, आप कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी रख सकते हैं, पेरेंट्स के स्किल्स को आप या उनके एक्सपर्टाइज को आप स्कूल में यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स का अटैचमेंट आपके सेंटर से नहीं होगा तो बच्चों का अटैचमेंट भी हमसे नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक अ टीम वर्क। सो वी हैव टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड द स्कूल। ये तीनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे तभी आप स्कूल को एक सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सो हियर there are various factors again which affects the participation of the parents, you know, कि सबसे पहली चीज है कि ये जरूरी है कि भाई स्कूल का टीचर भी को भी ऐसा लगता है, नहीं लगता है कि उन्हें पेरेंट्स की जरूरत है। सो इफ द टीचर हिमसेल्फ इज इंटरेस्टेड, इफ द स्कूल हिमसेल्फ वांट कि नहीं भाई हमें तो पेरेंट्स की या फैमिली की जरूरत है, तभी आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। देन एक केयर गिवर के अंदर ये स्किल होना जरूरी है कि वो उनसे प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट कर सके, उन्हें कंफर्टेबल फील करा सके। क्योंकि इफ यू आर मेकिंग द पेरेंट्स कंफर्टेबल, वेलकमिंग, वार्मिंग, देन ओनली दे वुड लाइक टू कम, अदरवाइज वो आपके पास क्यों आना चाहेंगे। देन अगर पेरेंट्स आपको कोई ऑफर कर रहे हैं आगे बढ़कर कि भाई हम ये कर सकते हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, उन्हें इनवाइट करिए और उनसे आप अपने सेंटर पे हेल्प ले सकते हैं। देन आपको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्या सिचुएशन है, मतलब आपको किस सिचुएशन या किस चीज़ के लिए आपको पेरेंट्स की ज़रूरत है, राइट, दैट यू हैव टू डिसाइड एंड कैन टेक देयर हेल्प। नाउ दीज आर द वेरियस जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि इसी सेंटर के अंदर हम किस तरीके से या प्राइमरी स्कूल के अंदर हम किस तरीके से पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। Here you can see including the parents through activities. First है activities, ये सारी activities हैं, इसके अलावा भी बहुत सी होती हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन के टाइम, या कोई हम एनुअल फेयर लगाते हैं, या स्पोर्ट्स डे है, या कुछ स्पेशल डे सेलिब्रेशन में आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज थ्रू मीटिंग्स। मीटिंग्स तो हमारे स्कूल में होती रहती है, जैसे पेरेंट्स सपोज बच्चे को लेने आए, वो टीचर से मिल लिए, या प्रॉपर फॉर्मल पेरेंट टीचर मीटिंग में आप आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप बच्चे को बता रहे हैं। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में आप उनके साथ मिल सकते हैं। टाइम टू टाइम आप स्कूल के अंदर कुछ एक फोरम डिस्कशन या कुछ आप उनके लिए लेक्चर्स भी रखवा सकते हैं फॉर देयर अवेयरनेस ऑन वेरियस टॉपिक्स, लाइक न्यूट्रिटिव स्नैक्स, बच्चों में आप वो क्या रखें, क्यों न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है,
क्या हेल्थ हैबिट्स हमें बच्चे में ईटिंग हैबिट्स हमें बच्चों में रखनी चाहिए, किस तरह का पेरेंटिंग उन्हें करनी चाहिए, कौन सी बुक्स आप उन बच्चे के लिए घर में खरीदें. सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच वी कैन द पेरेंट्स कैन स्कूल कैन डू. देन न्यूज़लेटर मैंने अभी आपको बताया था. देन कैलेंडर्स ऑल्सो जो स्कूल शेयर कर सकता है, एक मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज कराए उसका. देन आउटिंग्स, क्या क्या आउटिंग्स हम बच्चों के साथ कर सकते हैं. सेलिब्रेशंस में आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. मोबाइल फोन का तो यूज हमने अभी इसमें लिखा भी है कि कोविड-19 पैंडेमिक में हमने बहुत यूज किया, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसमें पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करा गया. इवन बच्चों के साथ भी जो हायर खैर हम तो प्री स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहां तो सारा कम्युनिकेशन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू किया गया. और नाउ इट हैज बिकम आवर हैबिट ऑल्सो. नाउ पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ एक कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. नाउ कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि देर आर थ्री things which comes into the community. First is the people, second is the material resources, third is the natural resources. Now we used to take the services of these different community people in our center. Like अगर मैं transportation की बात करूं, या मुझे बुक्स, फिल्म्स, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट, इन सब चीजों की हमें स्कूल में जरूरत पड़ती है फंक्शनिंग के लिए. तो इनके लिए हमें अलग अलग लोगों की जरूरत है. ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मुझे ट्रांसपोर्टर जो इनका इंचार्ज है उसकी जरूरत है. ट्रांसपोर्ट की जरूरत है मुझे. अगर कोई स्कूल में कोई टीचिंग एड बनाना है या बुक्स है, इन सब के लिए मुझे अलग रिसोर्सेज की जरूरत है, लोगों की जरूरत है. तो इन सब के साथ हम किस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं. आप अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए. कहीं पे भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम रख सकते हैं. जैसे कि कोई फेस्टिवल है या कुछ है, वहाँ पे आप अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर आप है ना अवेयरनेस कर सकते हैं अबाउट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर अदर्स. कई बार ये होता है कि भाई कोई लोग होते हैं कि नहीं, अगर आपने अवेयरनेस करी अपनी सोसाइटी में, तो अगर कोई वेजिटेबल वाला है तो वो कहेगा नहीं, मैं अपनी वेजिटेबल्स आपको दे सकता हूँ, मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द कम्युनिटी इन द बेसिक थिंग्स. देन अपॉइंटमेंट ऑफ द, आप जो स्कूल की कमिटी बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप एक लोकल लीडर को अपॉइंट करिए. क्योंकि अगर आप लोकल लीडर को रखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि उस कम्युनिटी का कल्चर क्या है, उस कम्युनिटी में किस तरह के लोग रहते हैं और किस तरह का एनवायरनमेंट है. तो आप इस तरीके से उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिससे उनके थ्रू आपको लोगों तक पहुंचना आसान हो जाए. क्योंकि हर एरिया के अपने अलग बिलीफ सिस्टम, नॉलेज, कल्चर, बिलीव्स होते हैं. सो इफ द मेंबर ऑफ देयर एरिया इज देयर, तो हम इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या कम्युनिटी के अलावा ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका स्कूल में काम होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया, जैसे रिक्शा वाला जो स्कूल में बच्चों को छोड़ने आता है, या हेल्पर्स या स्वीपर्स जो स्कूल में काम करते हैं, उनके साथ में भी हमें बहुत अच्छा अपना बिहेवियर रखना पड़ेगा. तभी हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और एक अपॉर्चुनिटीज एक अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मेंटेन कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपका बिहेवियर इनमें से या किसी के साथ भी खराब है तो आप स्कूल को रन नहीं कर पाएंगे. क्योंकि इन लोगों की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है. सपोज आपके स्कूल में कोई एक यूनियन है टैक्सी वालों की, अगर आपने उनकी कोई मीटिंग, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको मीटिंग्स होल्ड करनी पड़ेंगी, उनके बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, या वॉट एवर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू देम. सो वी ऑल्सो हैव टू, बिकॉज उनके कोऑर्डिनेशन के बिना भी हमारा स्कूल नहीं काम कर पाएगा. अच्छा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन है, इसके बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? क्योंकि इट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. एंड जैसे कि अभी आई एम अ सेंडर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब रिसीव कितना हो रहा है ये मुझे नहीं पता. आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग. सो एनी वन ऑफ यू कैन से समथिंग अबाउट दिस, कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एक स्कूल के अंदर. एनी वन ऑफ
अगर अगर कम्युनिकेशन सही रहेगा तो इसको जैसे पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन सही रहेगा तो बच्चे का प्रोग्रेस अच्छा रहे होगा। या फिर स्कूल के कोई स्टाफ है, उनका कम्युनिकेशन जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनका उनके साथ क्लियर रहेगा, तो उनको स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, क्या नेगेटिव चल रहा है, वो सब उनको क्लियर पता रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है। क्लियर तो पता जब होगा ना, जब मैं क्लियरली बोलूँगी। ओके समझ रहे मैम। हैं आप? आप हुँ, एक टीचर है, टीचर हुँ, अगर कोई चीज़ पढ़ा रही है और वो अगर खुद ही क्लियरली नहीं बता पा रही है, तो हुँ, वो सामने वाला जो रिसीवर है, वो तो उस सेंडर की बात मैसेज को नहीं समझ पाएगा ना, हुँ, रिसीविंग ओके मैम। है ना? तो यहाँ पे एक पूरी चेन सी चलती है ये, यू नो। कम्युनिकेशन। हाँ, कोई बोलना जी चाह रहा जी है? मैम, मैं बताऊं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा होना चाहिए कि जैसे मंथ के स्टार्टिंग में हम बता दे पेरेंट्स से एक सिंपल मीटिंग या फिर एक मैसेज लिख के कि इस मंथ में हम यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स करवाएंगे, ये नहीं, अल्फाबेट। नहीं, 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 ये वो नहीं है, उसके बाद फिर ओके। आप गलत समझ रहे हो। मैं आपकी क्लास ले रही हूँ अभी। जी मैम। अगर मैं पता नहीं मुझे आप लोगों को आई एम नॉट टेकिंग योर फीडबैक, पर मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, अगर मैं ढंग से पढ़ा रही हूँ, तो वो आप रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो आप? बट अगर मैं बोल रही हूँ और बीच-बीच में खूब डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और मेरी स्पीच क्लियर नहीं है, मैं क्लियर टोन में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, या फिर लैंग्वेज का बैरियर हो सकता तो है। क्या आप उससे रिसीव करोगे? नहीं तो फिर कुछ गैप रह जाता है। हाँ। ये सेंडर एंड रिसीवर के बीच में पूरा क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज़्ड होना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल इन लैंग्वेज, राइट? मैं जो बोल ओके। रही हूँ कि ये करना है, तो ये करना है भी मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। सो आई एम अ गुड कम्युनिकेटर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। समझाने का मतलब ये नहीं कि मुझे समझाना नहीं आता। मुझे तो समझाना आ रहा है, लेकिन मेरे समझाने का तरीका शायद आपके जैसा नहीं है। आपको जो जिस तरीके से समझ में आना चाहिए, वैसे मैं नहीं समझा पा रही हूँ। तो अगर मैं क्लियर बोल रही हूँ, तो आप तक वो मैसेज पहुँचेगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है। वहाँ पे हम कह रहे हैं मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। तो एक स्कूल में आप सोचिए एक टीचर अगर एक अच्छी कम्युनिकेटर नहीं होगी, तो क्या वो बच्चों तक मैसेज पहुँचा पाएगी? क्या बच्चों को वो कम्युनिकेट कर पाएगी जो वो चाहती है? नहीं कर पाएगी। सो दैट इज़ व्हाई वी से दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. It is a two-way process where you share your ideas, information with the others, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप में हो। जैसे कि अभी हम एक कम्युनिकेशन के थ्रू हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज को, वैल्यूज को, राइट? सो इट इज द वे, इट इज द मीडियम थ्रू विच वी एक्सचेंज आवर मैसेजेस, राइट? सो इट इज द की ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस। सो हम लोगों के बीच में आपस में इंटरैक्शन जो है वो इसके थ्रू हो रहा है। सो इफ देर इज अ पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन टू यू, तो आप भी कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ मैं समझ नहीं पाऊंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप में मेरे रिलेशनशिप नहीं बन पाएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? यस मैम, यस यस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अब बात करते हैं, तो ब्रॉडली हम वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात करते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, है ना? पर साथ में आप मेरा फेस भी देख रहे हैं, राइट? तो देर आर द टू थिंग्स विच यू कैन सी। मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ तो वो सुन ही रहे हो, क्योंकि आपको मैं देख नहीं सकती बिकॉज आपकी कैमरा बंद है, बट आप मुझे देख भी सकते हैं और मुझे सुन भी सकते हैं। तो ये तो दोनों मेथड्स हैं, ये एक स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर के लिए, क्योंकि टीचर का रोल है कि वो बोलने के साथ साथ एक बच्चों के एक्सप्रेशंस को भी देखती रहे। सिमिलरली मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरा क्या पोस्चर है, मेरे क्या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें कम्युनिकेट करती हैं बच्चे को। मेरा फेस, अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ तो मेरा फेस, बच्चे मेरे से डरेंगे। इफ आई एम वेरी स्माइलिंग,
बच्चे मेरे पास आएंगे। सो मैं बोलने से ही नहीं होता, कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका फेस इज वेरी रिजिड, तो वहां पे जो है कम्युनिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहा है। तो while dealing with the children, while dealing with the parents, you have to be very careful, you have to have a control over your communication process. So this is what they are trying to say here. Then this is the process of communication, sorry, the purpose of communication. Communication के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देते हैं, हम एजुकेट कर सकते हैं, हम दूसरों के अपनी जो नीड फॉर नॉलेज है वो हम ले सकते हैं। देन आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सुनकर समझकर। देन दीज आर द वेरियस I mean the purpose of communication. Why do we need to communicate each other? Now, who says what, through which channel, and to whom, and with what effect? So this is the we is the sender or the communicator. Feelings, thoughts are the message. Verbal and the non-verbal symbols are the channels or the mediums, and others contribute the receiver. Here you can see in this diagram also the same thing is there. Sorry. हाँ, इस डायग्राम में दे रखा है वो, यहाँ पे इन्होंने बताया ना, वी हम सेंडर हैं, मतलब वी मतलब जो बोल रहा है वो कम्युनिकेटर हो गया। मेरी जो फीलिंग्स थॉट्स हैं आइडियाज हैं वो मैसेज है जो आपके पास जा रहा है वर्बल एंड नॉन वर्बल चैनल्स के थ्रू। सो दिस इज द प्रोसेस। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो कि इस तरीके से काम करती है। सेंडर है, सेंडर रिसीवर तक किसी माध्यम के थ्रू ही पहुंचा रहा है ना, उसको हम मैसेज या मीडियम कहते हैं। So this is how the communication works. Now these are the certain elements जो अभी हमने डिस्कस करी। सेंडर वो है जो बोलता है और जो क्लियरली अपने कॉन्सेप्ट को बता पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है। अगर वो एक्सप्रेस कर पा रहा है तो मैसेज जो है is what you formulate using words, gestures, pictures. So again it is clearly stated, complete in all these. Then channel, किस मीडियम के थ्रू आप ट्रांसमिट कर रहे हो मैसेज टू द रिसीवर। देन रिसीवर वो है जो इंसान आपकी कम्युनिकेशन को सुन रहा है। फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स, सुनने के बाद जो मैं बोलूंगी एज अ रिसीवर वो मेरा फीडबैक होगा। सो दिस इज हाउ। तो जो सेंडर है वो रिसीवर के पास जब मैसेज आ रहा है तो रिसीवर अपना फीडबैक देगा इन द एंड कि हाँ आपने जो बोला वो मैंने सुना, तब हम कहेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन हुई है। अगर जो सेंडर बोल रहा है वो रिसीवर तक नहीं आ रहा तो वो फिर टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। नाउ ECE प्रोफेशनल्स और अर्ली प्राइमरी टीचर एज अ कम्युनिकेटर, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब पॉइंट्स आप इन्हीं में पढ़ोगे आगे। पहली चीज, क्या जरूरत है कम्युनिकेशन करने की। स्कूल के अंदर जब हम होते हैं ना तो हमें इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देना है। वाई टू कम्युनिकेट, क्यों, क्या जरूरत है, किसको कम्युनिकेट करना है भाई। फिर whom टू कम्युनिकेट, कौन है रिसीवर, या who कम्युनिकेट्स यानी कि कौन कम्युनिकेट करेगा, सॉरी, और whom टू कम्युनिकेट विथ यानी कि कौन है रिसीवर, किसके साथ करना है, क्या मैसेज कम्युनिकेट करना है, किधर करना है, कब करना है और कौन से मेथड के थ्रू करना है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं व्हाई व्हेन होम के आंसर्स जो हैं वो हमें एक प्री स्कूल टीचर और अ प्राइमरी स्कूल टीचर यूज करती है। सो हियर दीज आर द explained in details. You can just go through them because it is very clearly written here कि हम अगर स्कूल के अंदर कब क्यों कैसे कम्युनिकेशन करनी है, तो जैसे मैं बता रही हूँ हाउ टू कम्युनिकेट, तो भाई किस तरह से कम्युनिकेट करना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप करना है या मुझे मास करना है, राइट। तो इस तरीके से मीडियम हमें डिसाइड करना है कि किस तरीके से। अब ये आप देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है ग्रुप कम्युनिकेशन का। एक जना है और खूब सारे जने बैठे हुए हैं और हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। These are the barriers. जहाँ सेंडर है वहाँ बहुत आवाज हो रही है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी उनकी स्पीच है, किस तरह का उनका लैंग्वेज है, क्या मैसेज वो कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, क्या वो सही लैंग्वेज है कि नहीं है,
चैनल करेक्ट है कि नहीं है. अगर वो सब चीज़ें नहीं है तो देयर विल बी द प्रॉब्लम. देन डिफरेंस इन परसेप्शन, हर लोगों का परसीव करने का तरीका भी अलग अलग होता है, वो भी डिसाइड करता है कि मैसेज वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा. नाउ देयर आर सर्टेन फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं इन्होंने कि जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. देन नेक्स्ट इज योर methods of communication, right? So here you can see the select the communication method. जो effective communication, proper use, selection and the use of communication method have the following advantages. अगर प्रॉपर मेथड आपने सेलेक्ट किया है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, आप ऑडियंस के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को सिस्टमेटाइज कर सकते हैं, आप एनकरेज कर सकते हैं ऑडियंस का पार्टिसिपेशन. क्योंकि अगर मेथड आपका इफेक्टिव नहीं है तो ऑडियंस तो उठ के ही चला जाएगा. तो यू हैव टू इंकलकेट देयर इंटरेस्ट में. अगर आप ऐसे बोल रहे हो कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, आप इतना धीरे बोल रहे हो कि सामने वाले को सुना ही नहीं दे रहा, तो कौन आपकी बात को सुनेगा? दे आर नॉट रेडी टू लिसन. नहीं, वो एकदम उठ के चले जाएंगे. नाउ these are the certain types of messages. Information oriented messages provide knowledge on information. Action oriented messages: eat green leafy vegetables to protect your eyesight. Attention please, all the heads or additional heads of Department of Arts are required to reach IQAC at 3:40 p.m. sharp for a meeting. I repeat, all the heads or additional heads of Department of Arts are required to reach IQAC at 3:40 sharp for a meeting. Okay. Thank you. Now these are the various effective methods which will promote the good communication system. आप लोगों ने इन सबके नाम सुने जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं? आप इनसे फैमिलियर हो मेथड से? Yes, ma'am. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेक्चर एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन? कोई बता सकता है? Demonstration is showing something, and lecture is only telling something. Good. So can you give an example of this also? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि किस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है और किस टाइम पे लेक्चर की जरूरत है? If we want to teach some recipe, we can give demonstration and the cooking process whole. And प्री स्कूल बच्चे को तो हम कुकिंग कुछ सिखाएंगे नहीं ना. to preschool child demonstration. कोई एक्टिविटी अगर हमें करानी है तो हम एक बार कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ उसको समझा सकते हैं, तो वो वापस मतलब वो अच्छे से समझ सकते हैं. ऐसा कुछ प्रैक्टिकल. ओके. अच्छा, जैसे हम लोग छोटे बच्चों को कभी अगर नींबू पानी बनाने का प्रोसेस बताया तो एक लेक्चर में पहले उन्हें बताया कि पहले क्या करना है, देन उसको डेमोन्स्ट्रेशन का क्लास कराया प्रैक्टिकल में कि क्लास में पानी लिया, उसमें इतने स्पून शुगर डाला, इतना उसमें लेमन डाला, इतना सॉल्ट डाला. देन ये उनके बारे में, उसके बाद उन बच्चों के बीच में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या इससे पीने पे कैसा लगता है. तो इस तरह से उनसे हम लोग ये इस बारे में कर सकते हैं. तो हम एज अ टीचर हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं अपने क्लासरूम टीचिंग में जब हमें जरूरत पड़ती है चीज़ों की. देखो पहले के ज़माने में तो लेक्चर मेथड ही होता था जहाँ केवल टीचर बस बोले जा रही है और बच्चे सुने जा रहे हैं. टीचर को मतलब नहीं है बच्चा कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा है. एंड ऑलवेज द लेक्चर इज अ वन वे कम्युनिकेशन. बट नाउ डेज हम लेक्चर जो है उसको भी हमें लेक्चर में भी ऐसा नहीं है कि हम बोले जा रहे हैं और सुन नहीं रहा. वही चीज़ है कि एक जैसे टीचर्स होती है ना अलग अलग, एक टीचर ऐसी है कि वो क्लास में पढ़ा रही है तो हमें उसकी बात को सुनने का मन करता है. एक टीचर ऐसी होती है जो बुक को देख के बोले जा रही है तो उसको मुझे सुनने का मन नहीं करेगा. दोनों लेक्चर है, लेकिन लेक्चर को हम इफेक्टिव कैसे बनाएं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट.
जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों की जरूरत है। आप कोई भी लेक्चर आप एक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो, अगर आपके बहुत अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो अबाउट द टॉपिक ऑन विच यू आर टॉकिंग अबाउट। सेकेंडली, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। कभी भी एक टोन में बात ना करो लेक्चर देते हुए। इट शुड बी स्लाइटली अप डाउन, यू शुड यूज डिफरेंट पिच। इसके अलावा आप चाहें तो लेक्चर के साथ में कुछ एड्स भी यूज कर सकते हैं। आप कोई पोस्टर ले लीजिए, कोई पिक्चर लगा दीजिए, कोई स्लाइड्स दिखा दीजिए, वो भी लेक्चर ही होता है, बट इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि एक ही बुक को लेकर पढ़ाना बच्चों के लिए बहुत बोरिंग होता है, उनको कुछ नया चाहिए। तो इस तरह से हम लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देन लेक्चर के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बिकॉज लेक्चर जो एक्चुअली में इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन विच इज अ वन ऑफ द मोस्ट एक ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि इसके अंदर हम बीच बीच में इसको टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेक्चर को इफेक्टिव बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज हम भी शायद अपने पुराने बैकग्राउंड में जाएंगे तो मुझे शायद ये लगता है कि मेरे वो टीचर्स का नाम मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो टीचर का लेक्चर मैं कभी मिस नहीं करना चाहती थी। सो इट इज लाइक दिस कि एक लेक्चर को देना और उसे इफेक्टिव बनाना बहुत डिफिकल्ट है। सो बट वी कैन वर्क ऑन इट ऑलवेज। मैम ये चीज छोटे बच्चों पर भी ये होता है। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मैंने बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में बता रही थी, तो उनको बोला कि मैंगो से क्या बनता है, तो वो लोग ऐसे बैठ के मेरा मुंह देख रहे थे। फिर मैंने बोला कि चलो मैंगो शेक बनाते हैं, तो सारे इतने एक्टिव हो गए। मैंने बोला कि चलो हाथ से ग्लास बनाओ, ग्लास को साइड में रखो, मैंगो उठाओ, चॉप करो, ग्राइंड करो, फिर उसमें मिल्क मिक्स करो। सबने इतने एंजॉय से पार्टिसिपेट किया, और सबको सेकंड टाइम जब मैंने पूछा, सबने अच्छे से बताया उसको फिर। बट दैट इज समथिंग विच यू हैव डन इन अ ग्रुप। लेक्चर का मतलब होता है जैसे स्टोरी टेलिंग है। सिंपल से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक स्टोरी को आप बुक में से लेके बस बोल दिया, हाँ एक कछुआ था और एक ये था और ये था, आपको लगता है वो स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी? एक उसी स्टोरी को आप एक पपेट बनाकर आप सुना रहे हैं, एक वही स्टोरी को आप जैसे आपने कहा शेर आया तो शेर की आवाज आपने निकाल के सुनाई, या आपने लाइट को बंद कर दिया, ऑन कर दिया। So no, this is something by which you can make it more interesting. मैं ये नहीं कह रही ये लेक्चर नहीं है, ये तो एक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है। बट अपने लेक्चर को भी इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे कुछ तो मैं यूज कर ही सकती हूँ ना, एड्स या माय फेशियल एक्सप्रेशंस या माय पर्सनालिटी या माय स्पीच, मेरा मॉड्यूलेशन, मेरा आई कॉन्टेक्ट विद एवरी चाइल्ड, देन ओनली द चिल्ड्रन विल शो एन इंटरेस्ट ऑन यू। अदरवाइज वो क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे, उन्हें तो मतलब ही नहीं है। कुछ टीचर्स हैं वो एक ही बच्चे को देख देख के बोलती रहती हैं, तो बाकी बच्चे क्यों इंटरेस्ट लेंगे? उनको लगेगा टीचर हमें तो देखते नहीं, मजे करो। तो हमारे को ऐसे नहीं करना है, हमें सबकी तरफ इक्वल अटेंशन देनी है, सबको इक्वल वेटेज देनी है। देन नेक्स्ट इज द ग्रुप डिस्कशन। It is very, we all know that again it is a medium of exchange of an ideas between a group of children. हमें बहुत बार ग्रुप डिस्कशन की भी जरूरत पड़ती है, तो उन केसेस में हम ये जैसे हम ये मेथड ले सकते हैं डिस्कशन का। So this is about this. I'm not going into much detail of this. Then next is your demonstration and practicals, जो अभी हमने बात करी कि अगर किसी भी चीज़ को जो प्रैक्टिकली हम बोलकर नहीं इतना बच्चे को अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो उसको हम करके बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे कि आपने अपन जो होते हैं ना, बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं कि कैसे एक प्लांट ग्रो करता है। तो हमने एक प्लांट के अंदर सीड्स डाल दिए, फिर हमने थोड़े दिन उसे पानी डाल के छोड़ दिया, फिर हमने नेक्स्ट डे पानी डाला, मतलब कुछ कुछ डेज में कुछ इस तरह का साइंस कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसी चीजें हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उन्हें समझा सकते हैं। ये बता सकते हैं देखो एप्पल है, एप्पल से मैं ये बना रही हूँ, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा आपको। तो एट टाइम्स वी नीड अ डेमोन्स्ट्रेशन। अगेन डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत जरूरी है कि एक तो ये कि टॉपिक बच्चों के अप्रोप्रिएट हो, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हो, प्रॉपर जो है क्लासरूम के अंदर टीचर का बहुत अच्छा बोलने का तरीका हो। एंड डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि हर टाइम द टीचर हैज टू मेंटेन एंड कनेक्शन विद द चाइल्ड।
आप ये नहीं कि बीच बीच में आपने बोल दिया फिर आप रुक गए, जब तक उसको हिला रहे हैं आप चुप बैठे, नहीं, ऑलवेज यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव, आपको बोलना पड़ेगा कंटिन्यूसली। जैसे आप देखें यहाँ पे ये टीचर कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, कुछ एक्टिविटी है विच इज इन अ ग्रुप। रोल प्ले कर सुना है आपने, कभी करवाते हैं आप लोग? अगर आप में से कोई टीचर भी होगा शायद प्री स्कूल का। यस मैम, मैं करवाती हूँ। हाँ, तो बच्चे से एंजॉय करते हैं रोल प्ले को? यस मैम। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड मेथड, यू नो, क्योंकि ये इसके अंदर बच्चे वो रोल प्ले करते हैं, हम उन्हें ड्रेसअप भी करा सकते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं थ्रू दिस टेक्निक, यू नो। क्योंकि जैसे आपने प्ले थेरेपी सुना होगा, साइको ड्रामा सुना होगा, ये सब भी वही टेक्निक्स हैं बिहेवियरल, मतलब बच्चों के अंदर क्या है उसको जानने के लिए। सो दे रियली एंजॉय दिस रोल प्ले। Okay, then next case study. Now case study सुना है आपने? केस स्टडी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो मैम आई हैव डन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हम लोग ICDS आंगनवाड़ी में जाते थे, तो गांव के बच्चों के केस स्टडीज कलेक्ट करते थे, क्यों बच्चों करते थे? What is the need? फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए, बच्चे का कुछ बिहेवियर किस वजह से आता है, ऐसा करते हैं क्यों। अगर किसी बच्चे में कोई जैसे कि कोई किसी का लैंग्वेज डेवलपमेंट लो है, कम है या कुछ भी, तो उसके पीछे का रीजन फैमिली से ही पता चलेगा। तो Is the case study is a one day thing or you have to go many days to understand a person or individual? यस, मैनी डेज ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, इंटरव्यू लेने पड़ते हैं फैमिली मेंबर। So it is a combination of all the other methods of child study, you can say, right? Okay. Now, next method is the storytelling and the songs you can play with the children. This is another method. Close-ended stories वहाँ होते हैं जहाँ पे कि आपने स्टोरी का एंड बता दिया, और ओपन एंडेड वहाँ है जहाँ पे आपने स्टोरी का एंड नहीं बताया, एंड यू कैन इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब वैसे तो दोनों में कर सकते हैं, बट दिस नेक्स्ट वन ओपन एंडेड में दे विल बी मोर क्रिएटिव इन टेलिंग कि नहीं अब ऐसा हुआ होगा, नहीं अब ऐसा भी हो सकता है, सब अपना अपना व्यू पॉइंट देंगे। सो ये आपको मेथड बहुत रेगुलरली यूज करना चाहिए अपने क्लासेस में, बिकॉज इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड, यू नो, किसी भी तरह की मॉरल वैल्यूज डेवलपमेंट के लिए। सो दीज आर द स्टोरीज। देन ड्रामा वी ऑल नो, रोल प्ले में हम रोल प्ले करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के बेस्ड पर। सिमिलरली इन दिस आल्सो ड्रामा इज बेस्ड ऑन मोर किसी एक थीम को लेकर हम एक ड्रामा करते हैं। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस होती है आप लोगों के स्कूल में कभी? Then workshops also, you can arrange a workshop for the teachers, for the parents, for the children. A workshop भी रखवा सकते हैं. So this is all about the various ways of communicating with them. Now some strategies in communication which you can make use of. इसके अंदर है सबसे पहले एक अच्छा रैपो डेवलप करना। हम एक अच्छा रैपो डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है एक ट्रस्ट डेवलप करें और एक कंफर्टेबल फीलिंग कराएं सामने वाले को। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्व करना और एनकरेज करना, राइट। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, जिसमें हम पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन देखो, इसके अंदर हम एक्शन क्या ले सकते हैं, इन सब के अंदर हम अभी इसके अंदर ले सकते हैं। देन अवॉइड प्रेजुडिस एंड बायस, ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग पीपल रेसिस्टेंस टू चेंज। Basically all these are the methods which you can use, you know, in communicating, if you want to communicate effectively with the children. Now these are the certain strategies which you can use with the communities
and with the individual. तो आप बहुत सिंपल है, जो ऊपर मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल यहाँ यूज करी गई है. एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा काउंसलर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है कि अच्छा रेपो बिल्ड, पहले वो रेपो बिल्ड करने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए. एम्पैथी का मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज एम्पैथी? यस मैम, दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचना, फीलिंग. एग्जैक्टली, मतलब उसको अपनी जगह पे रखकर उसके बारे में सोचना, राइट? दैट इज एन एम्पैथी विच इज रिक्वायर्ड इन अ काउंसलर एंड अ टीचर. टीचर सिंपैथेटिक नहीं हो सकता और काउंसलर भी नहीं हो सकता. नाउ स्ट्रेटजीज इन वर्किंग विद द इंडिविजुअल्स, पीयर टू पीयर अप्रोच हम यूज कर सकते हैं. देन चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटजी. Now these are the various strategies which they have explained in this chapter only. ग्रुप्स के अंदर काम कर सकते हैं आप, कम्युनिटी के साथ क्या स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं. तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल एंड इफ यू रीड इट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो आई थिंक लास्ट ही है, वो कम्युनिकेशन एड्स से रिलेटेड. रोल ऑफ कम्युनिकेशन एड्स जो हम यूज करते हैं इन एजुकेशन सिस्टम सो दैट हम लर्निंग को इफेक्टिव, रियल, प्रैक्टिकल, फन बना सके थ्रू सुनकर, देखकर या उन्हें समझकर. आप ही देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू इज वन ऑफ द टेक्निक, हाउ दे आर एक्सप्लोरिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट. सो दीज आर द वेरियस वेज and how we can make the communication aids effective. So these are the point, because कोई भी कम्युनिकेशन एड जो है वो हमेशा एक हमारे सेंसेस को अच्छा लगना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए. इट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इट शुड कन्वे अप टू डेट आइडियाज, इट शुड बी सिंपल इन डिजाइन, इट शुड बी फैसिनेट, it should stimulate the action. So these are the things. You know what is AIDS? किन AIDS की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्या AIDS की बातें कर रहे हैं, कोई बता सकता है? टीचिंग एड्स. हाँ, टीचिंग एड्स जो हम यूज करते हैं क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन सब एड्स की हम बात कर रहे हैं. उनको हम इफेक्टिव कैसे बनाएं उसके लिए है. Now this is about the evaluation. So these are the various communication aids जो visual, audio visual aids होते हैं इन सब के लिए. ये सब आपने यूज भी करे होंगे. posters, like here you can see the poster. This is the communication aid. Now how to make it very expressive? क्योंकि पोस्टर को देखकर समझ में आना चाहिए ये बोल क्या रहा है. It should be clearly done. Then this is again a poster. In the school, we have to prepare all these aids depending upon the topic. On किस topic पे आप ये चीज कर रहे हैं. Then charts हम use करते हैं, अलग अलग तरह के charts क्लास में लेते हैं. ये bar chart है, ये pie chart है, ये tabular chart है. This is a tree chart we use sometimes to show the members of the family, other things. Flow chart हम बताते हैं जहाँ हमें hierarchy बतानी होती है. Pictorial chart आप देख रहे हैं. Then these are the various charts. All these you can use in your teaching. These are the flannel graph भी स्कूल के अंदर बहुत यूज किया जाता है. हम एक flannel cloth होता है जिसको लगाते हैं और उसके ऊपर हम cards देते हैं. And there is a sandpaper below that card और उसको लेकर आप एक एक करके लगाते हैं. जैसे सपोज पहले मैंने एक ह्यूमन फिगर लगा दिया, जैसे यहाँ पे देख रहा है फिगर, फिर उसका न्यूट्रिशन स्टेटस, फिर ये सारे फैक्टर्स क्या क्या है एक एक हम लगाते गए और उनके बारे में उन्हें समझाते गए. ये फाइनल बोर्ड ही है. देन दीज आर द वेरियस एड्स. या ऑडियो एड्स के अंदर हम यू कैन मेक यूज ऑफ द रेडियो, ऑडियो विजुअल एड्स. पपेट्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन द क्लासरूम टीचिंग. कई बार हम टेलीविजन भी यूज कर सकते हैं. So these are all your communication aids. Now some themes and messages which we use in the classes. एक simple से example मैं आपको बता रही हूँ
because it is always important to talk to the child from the time she is born. It is a message. Now this message a teacher has conveyed, but इस message में बहुत सी कमियां हैं. ये मैसेज क्लियर नहीं है. ये नहीं बता रहा कि भाई ये मैसेज हमें ये नहीं बता रहा है कि क्या जरूरत है उससे चाइल्ड से बात करने की, क्यों, किस तरह के, क्या मतलब क्यों हमें पेरेंट्स से बात करनी है. तो जो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैसेज जो भी है इट शुड बी कंप्लीट. और बहुत से मैसेजेस हम कम्युनिकेट करते हैं स्कूल के अंदर पेरेंट्स को, तो वो कंप्लीट मैसेजेस होने चाहिए rather than an incomplete message. So they have given the different examples of messages into it, so you can just go through them. Yeah. Yes. So I think I have covered all the 3 blocks of this MCD 004. अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ है क्वेरी तो यू कैन आस्क. और इवन हमारा अगर कोई बाद में और सेशन होता है तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. या आई थिंक सर इज विथ अस. यस, एनी वन ऑफ यू? Yes, Yuma. Ma'am, who is going to prepare question papers and correct them? The taking classes. Which papers you are talking about? Papers for July exam, June exam. वो तो बेटा इग्नू करता है. That is not our area, ना? Yeah. Igno decides about this. Uma, what are you saying? paper. Uma, Yes sir. what are you saying? क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्रिपेयर होंगे और कैसे करेक्शंस कहाँ पे होंगे, मतलब ये मैम जैसे गाइड कर सकते हैं हमें कैसे लर्न करना एग्जाम के लिए. You are talking about sample paper of the question paper. Yes. Sample question paper. Yes sir. I Or think any guide it is regarding the yes. It is the first batch of this program. So I think the first term and examination will be conducted in June 2024. So I think there is no previous question paper is available on IGNOU website. However, other question papers are available of other courses and other programs. They can, yeah. You can discuss with the School of Continuing Education. Yes, sir. The details is available on IGNOU website. So you can check the contact details of concerned school and request to them in this matter. Yes. सर ये जो अपना असाइनमेंट पेपर है जिसका क्वेश्चन पेपर सारे हैं, तो एक बार उसके बारे में केवल ऐसे ही वर्बली बता दिया जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ऐसे आप असाइनमेंट में लिख सकते हो. वो एक्चुअली बुक में तो बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो हमें हेल्प मिल जाएगा कि हाँ चलो इस तरह से लिखना है, ये पॉइंट इसमें कवर करना है, कवर कर ले. जैसे अभी मैंने देखा कि चैनल्स में पॉजिटिव थिंग्स भी है और 150 वर्ड ही लिखना है उसमें, तो हम लोग कितना चीज उसमें कवर कर सके. नहीं, आप वर्ड लिमिट देखिए, आप हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट एंड प्लस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर टू बी कवर्ड. टाइप्स बहुत सारे हैं लेकिन हम इतना थोड़ा लिख सकते हैं. राइट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. Yes. You have to decide. Yes. ओके मैम. डेफिनेटली. सो तृप्ति, जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सो अकॉर्डिंगली आप इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वैसे तो वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है, लेकिन आप फिर भी रेफरेंस मटेरियल को यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन का रिस्पांस तैयार करने के लिए. कोई हार्ड एंड फास्ट उसमें नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड या कोई सैंपल असाइनमेंट रिस्पांस, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरीके से रिस्पांस तैयार करते हैं. सो आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू कैन प्रिपेयर असाइनमेंट रिस्पांस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग. And I think it would be better. And don't copy from the book. आप उस बुक से एक बेस बना के ले लीजिए
और फिर आप अपना उसमें थोड़ा सा उसको चेंज करके आप लिखिए, या दूसरी जो सर ने कहा रेफरेंस बुक्स ले लीजिए, वहां से कुछ कंटेंट ले लीजिए, फिर उसको आप अपने वर्ड्स में लिखिए। बिकॉज Yes, ma'am. असाइनमेंट का जो पर्पस है वो एक ये है कि एक तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में इट वर्क्स लाइक स्टूडेंट एंड टीचर, सो इट वर्क्स लाइक टू वे कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। और ये एक को बेटर टूल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। और असाइनमेंट 30% वेटेज भी होता है आपका फाइनल रिजल्ट में, तो हम फोकस ये करें कि एक बेस्ट रिस्पॉन्स आप तैयार करें अपने असाइनमेंट का, जिससे कि आपको बेटर। सर मैं वही चीज बोल रही हूँ कि सेम चीज मैं वही बोल रही थी कि बस हमें एक आइडियाज दे दिया जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी वो सारा हम लोग अपने वे में अपने लैंग्वेज में अपने ये से लिख लें, लेकिन एक वो आइडिया के लिए मैम बोल रही थी। ओके, देखते हैं कि अगर मान लिया कि हमें अदर कोर्सेज के कुछ रेफरेंस वीडियोस या कुछ इस प्रकार से रेफरेंस मटेरियल मिलता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। और Thank you, सर sir. जुलाई 2024 के एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म का कुछ लास्ट डेट या ऐसा कुछ है क्या? देखिए जून 2024 के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप शुरू होंगे वो होंगे 1 मार्च ऑनवर्ड्स। जी सर, थैंक यू। ओके, तो आप इग्नू की वेबसाइट जो है www.ignu.ac.in, आप वहां से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर पाओगे। सर जो एग्जाम देना है अगर इस बार का स्किप करके नेक्स्ट ईयर का देना चाहे तो दे सकते हैं सर? हाँ, एग्जामिनेशन तो ट्वाइस ए ईयर कंडक्ट होते हैं, जून एंड दिसंबर में। सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू अपीयर इन जून टर्म एग्जामिनेशन, देन यू कैन अपीयर इन दिसंबर 2024। तो सर उसके लिए कोई फी या ऐसा कुछ नहीं है? हाँ नहीं, आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म तो हर बार फिल करना होगा। मतलब अगर नहीं देना तो भी फिल तो करना ही पड़ेगा? नहीं, अगर नहीं देना है तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके। सपोज कि अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया और जून में आप एग्जाम नहीं दे पाए तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा, और उसके लिए दोबारा से आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म केवल फिल करना होगा, वो भी सितंबर में। नो सर, मतलब जैसे अभी देना ही नहीं है मुझे हाँ, तो सीधा कोई बात नहीं है, आप सितंबर में एग्जाम फॉर्म फिलअप करो फिर। ओके ओके, आप ठीक है। मार्च में फिल मत करिए, आप 6 महीने के बाद जो एग्जाम होगा उसके लिए आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर में फिल करिएगा। तो उसका असाइनमेंट पेपर सर अभी सबमिट करना होगा या फिर जो बाद में सबमिट करना पड़ेगा? देखिए अभी अगर सपोज आप असाइनमेंट आपको मार्च में सबमिट करना है, बिकॉज योर एडमिशन साइकिल जुलाई 2023, so as per your admission cycle you have to submit the assignment of all courses in the month of March and April। सपोज अगर आप अभी सबमिट नहीं कर पाते हैं फिर सितंबर में सबमिट करना पड़ेंगे आपको नेक्स्ट साइकिल के असाइनमेंट। ओके सर। और सर ये अभी ये जो काउंसलिंग आपने स्केड्यूल भेजा है इसके बाद भी दूसरी काउंसलिंग स्केड्यूल अरेंज की जाएंगी? अभी हम लोगों ने अभी तो देखिए इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल्स आपके देखते हैं कि किस तरीके से, अगर आप रीजन सेंटर जयपुर के स्टूडेंट हैं तो हम जयपुर में प्रैक्टिकल अभी करवाएंगे फरवरी के लास्ट में या मार्च में, जो भी एक शेड्यूल तैयार हो पाएगा। और अदरवाइज आप अपने कंसर्न रीजन सेंटर को कांटेक्ट करिए प्रैक्टिकल के लिए। ये तो थ्योरी पेपर की काउंसलिंग है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो हम लोग और थ्योरी पेपर प्लान कर सकते हैं, थ्योरी पेपर की काउंसलिंग प्लान कर सकते हैं। तो सर ये अभी जो आपने इसमें आई थिंक 13 या 14 लास्ट डेट है काउंसलिंग की, तो इसके बाद थ्योरी की और कोई काउंसलिंग नहीं अरेंज होगी? अभी हमने फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्लान की है, अगर स्टूडेंट की रिस्पांस अगर आप लोग हमें रिक्वेस्ट करोगे तो हम लोग और कुछ 1 या 2 सेशन और भी प्लान कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट इग्नू के साइट पे करनी पड़ेगी या फिर ये पर्सनल में करनी पड़ेगी?
नहीं, आप आरसी जयपुर को जो हमें ईमेल मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, आप उस पे अपना रिस्पांस भेज दीजिएगा। क्योंकि सर अभी बुक्स तो हमें मिली भी नहीं है, अभी बुक्स आएंगी, उनको हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें कुछ डाउट लगेगा तो उसे हाँ डेफिनेटली, ये तो खैर है, ये तो इंस्ट्रक्शन चाहिए थोड़ा। सर गुड आफ्टरनून सर, मैं अनूप बोल रहा हूँ। हाँ अनूप जी। सर पूरी सेट की किताब नहीं मिली है, जैसे 3 और 5 का वो नहीं मिला है पूरा वो सेक्शन बुक ओके अनूप जी, MCD आपका का। रीजन सेंटर कौन सा है? अहमदाबाद? नहीं नहीं, मेरा ये जोधपुर है सर। ओके, तो एक बार आप अपने आरसी जोधपुर को कांटेक्ट करो जी ठीक है सर। और आप हमें भी भेज दीजिएगा ईमेल, हम लोग भी यहाँ से फॉलो अप कर लेंगे। सर ठीक है सर 3 और CC में 5 तो आपको मुझे भी नहीं मिलेगी मिला सर। है सर, ये गुजरात, आनंद गुजरात में है। हाँ एक्चुअल में ये इन कोर्सेज का स्टडी मटेरियल अभी अंडर प्रिंटिंग में है। एक बार आप ईमेल आप हमें भी भेज दीजिए, हम लोग भी एक बार हेडक्वार्टर से फॉलो अप कर लेंगे। ठीक है सर सर। प्रोजेक्ट वर्क के जो रिपोर्ट सबमिट करने हैं उसकी लास्ट डेट क्या हो सकती है? देखिए लास्ट मैं- कब? वो तो आपकी मार्च अप्रैल ही होगी नॉर्मली। ओके ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू मैम। वेरी हेल्पफुल, ओके। थैंक यू।